इस कहानी की शुरुआत में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है, बट तभी अचानक ही उसके सामने से एक ट्रक आता है एंड अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी को टर्न करता है, बट उसकी गाड़ी इस खाई से नीचे को गिर जाती है। और फिर अब हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि समुद्र में डूब रहा होता है एंड वो अब बेहोश हो चुका है। और अभी के समय में उसे बिल्कुल भी कोई भी पेन फील नहीं हो रहा होता है। वो धीरे धीरे इस समुद्र में और डीप डूबता ही जा रहा होता है, बट तभी वो यह महसूस करता है कि उसे किसी ने अपने हाथों में पकड़ लिया है और जिसने हमारे एमसी को पकड़ा होता है वो एक लड़की की तरह दिख रही होती है और ये और कोई नहीं हेल्डर की मैसेंजर है। अब ये मैसेंजर क्या है इस सब के बारे में हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। एंड फिर ये औरत हमारे एमसी को कहती है कि मैं अब तुम्हारी स्टूपिडिटी को माफ करती हूँ और फिर से तुम्हें एक जिंदगी देती हूँ। और अब हम ये साफ देख सकते हैं कि हमारा एमसी इस औरत के सामने कितना छोटा सा दिख रहा होता है। एंड देन फिर इसी के साथ हमारा एमसी एक दूसरी दुनिया में अपनी आंखें खोलता है एंड फिर वो ये महसूस करता है कि कोई तो यहाँ पे किसी को लव कन्फेशन कर रहा होता है। हमारे एमसी के सामने एक लड़की होती है जो कि उसको कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ। और उसको उसकी पास्ट मेमोरी से पता चलता है, यानी इस बॉडी की मेमोरी से पता चलता है कि उसके सामने जो लड़की है वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये सब देखने के बाद हमारा एमसी कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। वो कहता है कि थोड़ी देर पहले तो मैं इस कार एक्सीडेंट में था ना। उसे अभी तक भी नहीं पता होता है कि वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पे। वो कहता है कि क्या ये एक सपना हो सकता है। वो देखता है एंड देन फिर वो ये रियलाइज करता है कि शायद मैंने इस लड़की को कन्फेस किया है क्योंकि आसपास के लोग उसे मॉक कर रहे होते हैं। एंड फिर जब वो पीछे मुड़ता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे कहीं सारे लोग ऐसे हैं जिनसे काला धुआं निकल रहा है। वो कहता है कि ये लोग इस सबको नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लड़की हमारे एमसी को आवाज लगा रही होती है, बट हमारा एमसी इन सब चीजों से इतना ज्यादा डरा होता है कि वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन पाता है। तभी फिर वो इस लड़की की तरफ देखता है एंड वो देख पाता है कि ये काला धुआं उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है एंड अपनी सारी बिलोंगिंग्स को छोड़कर भागने लग जाता है। हम देखते हैं कि हमारे एमसी को ऐसा रिएक्ट करता है कि यहाँ खड़े लोग और ये लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लगातार कहीं देर तक भागता रहता है, बट तभी उसकी जेब से उसका वॉलेट गिर जाता है। वो इस वॉलेट को उठाता है एंड वो देखता है कि इस वॉलेट में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जहां से उसे पता चलता है कि इस बॉडी के ओनर का नाम सूची था। अभी के लिए हमारा एमसी इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ही रहा होता है, किसी तरह की आवाज सुनता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये कौन बोल रहा है। एंड फिर वो मैन मैन कहता है कि अगर तो मेरे थॉट सच निकलते हैं तो इसका मतलब मैं उस कार एक्सीडेंट के बाद फिर से जिंदा हो चुका हूँ और इस नई जगह पे आ चुका हूँ और मैं इस जिंदगी में एक सूची नाम की लड़की की बॉडी में आया हूँ जो कि अभी हाई स्कूल में है। एंड फिर वो मैन मैन कहता है कि वो काला धुआं किस तरह का था और आसपास के लोग उसे नोटिस क्यों नहीं कर पा रहे थे। चलो जो भी था वो, बट वहां से भागना ही मेरी सबसे बेस्ट चॉइस थी। जिसके बाद हमारा एमसी धीरे धीरे इस सिटी की तरफ निकल जाता है एंड वो आगे पीछे देखता है तो ये कुछ खास उतनी डरावनी सिटी नहीं होती है, काफी सेफ दिख रही होती है। बट सडनली जब वो अपने आप को इस मिरर में देखता है तो वो देख पाता है कि उसके आसपास दो स्पिरिट्स होती हैं और आगे से हम अपने एमसी को सूची करके बुलाएंगे। हम देखते हैं कि स्पिरिट्स भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। वो रियलाइज करती हैं कि शायद इस सूची ने हमें देख लिया है और अब हम ये भी समझ पाते हैं कि ये स्पिरिट्स कुछ अच्छा तो नहीं करने वाले हमारे एमसी के साथ। सूची मैंने मन कहता है कि ये किस तरह के क्रीचर्स हैं और ये आए कहां से हैं। और अब हम साफ देख सकते हैं कि हमारा एमसी यानी सूची बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये स्पिरिट सच में उसी का पीछा कर रही हैं और उसी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं क्या सिर्फ। हम देखते हैं कि ये स्पिरिट्स अब हमारे एमसी को चाटने लग जाती हैं एंड मनी मन सोचने लग जाती हैं कि अब हम इसे कैसे खाने वाले हैं। सूची मनी मन कहता है कि शायद ये लोग उसी के ऊपर अटैक करते हैं जो इन्हें नोटिस करता है, तो क्या अगर मैं इन्हें नोटिस नहीं करूंगा तो ये मुझे छोड़ देंगे। जिसके बाद वो प्रिटेंड करने लग जाता है कि उसने इन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा है एंड सिंपली अपने घर की तरफ निकल जाता है। हम देखते हैं कि स्टिल ये स्पिरिट्स हमारे एमसी को हॉन्ट करने की कोशिश करते हैं एंड लगातार उससे बात करने की कोशिश करती हैं। हम देखते हैं कि हमारा एमसी इन सब स्पिरिट्स को कोई भी अटेंशन नहीं देता है एंड गाना गुनगुनाते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है एंड वो रियलाइज करता है कि उसकी ये टेक्निक काम कर रही है। हम देखते हैं कि स्पिरिट्स अपनी जगह पे ही रुक जाती हैं एंड फिर वो एक दूसरे से बात करती हुई कहती हैं कि शायद इसने हमें नोटिस नहीं किया एंड फिर वो सैड हो जाती हैं एंड हमारा एमसी का पीछा करना छोड़ देती हैं। हम देखते हैं कि हमारा एमसी उनके आगे पहुंचता है एंड फिर वो रियलाइज करता है कि हाँ भाई, इसने इन स्पिरिट से अपना पीछा छुड़वा लिया है। जिसके बाद वो यहाँ से तेजी से भागने लग जाता है। फिर वो मनी मन कहता है कि मुझे इन स्पिरिट से बचने के लिए, इनसे छुपने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी एंड देन फिर वो डिसाइड करता है कि वो इस बॉडी के घर पे ही जाएगा, यानी सूची के घर पे ही जाएगा जब तक उसे कोई अच्छी सी जगह नहीं मिल पाए जहां पर वो इन भूत से, इन स्पिरिट से, इन काले धुएं से बच पाए। जिसके बाद
इस सूची के डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए एड्रेस पे आ जाता है एंड फिर वो रियलाइज करता है कि हाँ यही इस बंदे का घर है। हमारा एमसी यानी सूची इस घर के अंदर आ जाता है एंड अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म को उतारना स्टार्ट कर देता है। अभी वो अंदर आके थोड़ा सेफ फील कर ही रहा होता है बट तभी उसे एक बहुत जोर की यानी बहुत ऊंची आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर हमारा एमसी सहम जाता है। वो मनी मन कहता है कि क्या ये इसकी माँ की आवाज है। देखते हैं कि अब हमारा एमसी डरते डरते अपनी मुंडी को ऊपर करता है एंड वो अपने सामने एक बहुत बड़ी सी स्पिरिट को देख पाता है एंड ये स्पिरिट भी समझ जाती है कि ये सूची उसको सुन और देख सकता है और यही वो स्पिरिट है जो कि उसकी माँ की आवाज निकाल रही थी। सूची परेशान हो जाता है। मनी मन कहता है कि क्या ये स्पिरिट उन्हीं दो स्पिरिट जैसी हैं जो कि मुझे अभी रोड पे मिली थी। मुझे मत कहना कि ये स्पिरिट्स मेरे साथ इस जगह पे रहने वाली हैं। जिसके बाद हमारा एमसी से इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि स्पिरिट हमारे एमसी का फिर भी पीछा करती हैं और उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाजें से निकालने लग जाती हैं। हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा डरा होता है एंड पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो ना चिल्लाए। हमें पता चलता है कि इस बॉडी के मदर एंड फादर यानी पेरेंट्स दोनों घोस्ट बन चुके हैं एंड उनसे बचने के लिए हमारे एमसी को इन्हें इग्नोर करना पड़ेगा, जो कि हमारे एमसी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हमारे एमसी स्टिल इन लोगों को कोई भी अटेंशन नहीं देता है एंड अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। मॉन्स्टर अभी भी हमारे एमसी का बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहे होते एंड हमारे एमसी को कहते हैं कि तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। अपना सूची ये रियलाइज करता है कि ये तो ऐसे नहीं जाने वाले हैं, मुझे रिलैक्स होना पड़ेगा तभी ये लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे। जिसके बाद वो अपना फेवरेट सॉन्ग फिर से गुनगुनाने लग जाता है एंड फिर अपने रूम के अंदर आ जाता है और वो इस कमरे के अंदर आने के बाद एक राहत की सांस लेता है। सूची कहता है कि मैं हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकता हूँ, किसी ना किसी दिन मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। आगे सूची कहता है कि मुझे किसी ना किसी तरह इस घर से निकलना पड़ेगा, मैं इस विंडो से तो भाग नहीं सकता, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अभी हमारा एम से यहाँ से भागने की सोच ही रहा होता है बट तभी वो स्पिरिट्स को बात करता सुन लेता है। स्पिरिट्स बात कर रही होती हैं कि मैं श्योर हूँ कि उसने हमें सुना है तो पक्का हमें देख सकता है, क्यों ना हम उसे खा लें। जिसके बाद ये स्पिरिट्स इस दरवाजे को फिर से खोल लेती हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा सूची उन्हें सुन सकता है या नहीं। हमारा एमसी ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है एंड फिर वो ये सोचने लग जाता है कि मैं कैसे इस घर से निकलूं। एंड फिर वो अपने आप को शांत करता है एंड यहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है कि अब मुझे शायद किचन में जाना चाहिए। जैसे ही हमारा एमसी इस दरवाजे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ये स्पिरिट्स ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट होती हैं एंड हमारे एमसी को घूर रहे होती हैं एंड वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब हमारा एमसी उनसे बात करेगा। जैसे ही वो किचन में पहुंचता है तो वो देखता है कि टेबल पे ऑलरेडी खाना रखा हुआ है जो कि स्पिरिट ने प्रिपेयर किया है और ये एक टेस्ट होता है हमारे एमसी को भापने का कि क्या हमारा एमसी सच में इन स्पिरिट्स को देख सकता है। अगर वो देख सकता है तो हमारा एमसी अब यहाँ पे मारा जाएगा। देखते हैं कि हमारा एमसी इन स्पिरिट्स की टेक्निक्स को समझ जाता है एंड इनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता है एंड फ्रिज में जाता है एंड फ्रिज खोलता है एंड खाना निकाल कर खाने लग जाता है। हम देखते हैं कि सुशी को अपने से खाता देख ये स्पिरिट्स बौखला जाती हैं एंड यहाँ टेबल पे हड़कम सा मचाने लग जाती हैं एंड फिर वो अभी भी श्योर होती हैं कि हमारा एमसी उन्हें देख सकता है बट फिर वो बौखलाते हुए कहती हैं कि हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। बट हम देखते हैं कि हमारा एमसी इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता है एंड इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देता है। जिसके बाद ये क्रीचर्स के स्पिरिट्स इसे अकेला छोड़ देते हैं एंड अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आगे सूची कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इन लोगों को लगातार इग्नोर करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमारा एमसी अपना खाना खत्म कर अब यहाँ से बाहर निकल जाता है एंड वो कहता है कि शायद ये बेस्ट टाइम है जब मैं यहाँ से इस घर से निकल सकता हूँ। एंड फिर वो अपने जैकेट को लेके अपने घर के एक्सिट की तरफ पहुंच जाता है। स्पिरिट स्टिल उसे फॉलो कर रही होती हैं एंड एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि हमारा एमसी उन्हें पीछे मुड़कर देखेगा बट ऐसा नहीं होता है एंड हमारा एमसी इस घर से निकल जाता है एंड जैसे ही वो बाहर पहुंचता है तो वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि जिस घर से वो आया है वो तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने तो करोड़ों स्पिरिट्स होती हैं और ये तो उन स्पिरिट्स से भी बहुत ज्यादा खूंखार हैं एंड बहुत ज्यादा डेडली हैं और ये पूरा शहर ही इन स्पिरिट से भरा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी डिफरेंट स्ट्रीट्स में जाता है एंड हर जगह उसे डिफरेंट तरह के मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स देखने को मिलती हैं। हमारा एमसी इन सब को देखने के बाद मनी मन कहता है कि अब मुझे शायद इन लोगों के साथ रहना ही पड़ेगा जब तक मैं अपनी पास्ट की जिंदगी में जाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेता हूँ। एंड फिर वो इस शहर की एक गली से गुजरते हुए मनी मन कह रहा होता है कि यहाँ के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इस दुनिया में ये मॉन्स्टर्स, ये क्रीचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद हमारा सूची भागने लग जाता है एंड इस बस को पकड़ लेता है क्योंकि आज उसका एग्जाम है एंड वो लेट नहीं होना चाहता है। जैसे ही हमारा एमसी इस बस में एंटर होता है तभी इस बस का ड्राइवर उसे ग्रीट करता है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है एंड वो मनी मन कहता है कि शुक्र है मेरे को अब एक असली इंसान देखने को मिला है। जिसके बाद वो थोड़ी बात करने की कोशिश करता है इस ड्राइवर से। हमारा सूची अपने एग्जाम्स के बारे में कुछ बात करने ही वाला होता है बट तभी वो ये नोटिस करता है कि ये ड्राइवर भी एक मॉन्स्टर है और ये भी एक मौके की तलाश में है जिसके बाद ये हमारे एमसी को खा जाएगा। हम देखते हैं कि अगले ही सीन में इस ड्राइवर का चेहरा पूरी तरह बदल जाता
जाता है एंड ये खूंखार मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, बट स्टिल हमारा एमसी इसे इग्नोर कर देता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर शांत हो जाता है। अब हमारा एमसी इस बस में जाते हुए हमें बताता है कि इस दुनिया में आम लोगों के साथ कहीं सारी स्पिरिट्स भी रहती हैं एंड फिर वो मनी मनी सोचता है कि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि यहाँ पे बैठे लोगों में कितने सारे लोग स्पिरिट्स हैं। सुशी मनी मन कहता है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये स्किल मेरी ही है जिस कारण मैं इन मॉन्स्टर्स को देख पा रहा हूँ, या फिर ये स्किल ये प्रीवियस बॉडी के ओनर की है जिसके पास ये ऑलरेडी स्किल थी जिस कारण वो इन मॉन्स्टर्स को देख सकता था। सुशी ये सब सोच ही रहा होता है, बट उसकी बस उसके स्टेशन पे आ जाती है, जिसके बाद वो अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है एंड फिर वो अपने रास्ते में ही ये ऑब्जर्व करता है कि कितनी सारी स्पिरिट्स हैं इस जगह पर। वो आगे कहता है कि ऐसा लगता है कि इन क्रीचर्स ने इस पूरी दुनिया को कवर कर लिया है एंड इनके साथ रहना सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और अब हमारा एमसी किसी भी और चीज से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, बिकॉज उसने इतनी सारी चीजें देख ली हैं, अब उसके पास कोई रीजन ही नहीं है सरप्राइज होने के लिए। और जब हमारा एमसी एग्जैक्टली अपने स्कूल में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके स्कूल यार्ड में कई सारे लोग हैं, उसके नाम को भी पुकारा जाता है, बट हमारा एमसी उस नाम को भी बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। बट सडनली वो ये रियलाइज करता है कि उसने स्कूल ग्राउंड में एक भी स्पिरिट को नहीं देखा, और तो और जो कल यहाँ ब्लैक स्मोक था वो भी अचानक यहाँ से गायब हो चुका है। बट इसी के साथ वो बाहर देखता है तो वो देख पाता है कि हाँ, स्कूल के बाहर अभी भी कहीं सारी स्पिरिट्स हैं। वो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल ग्राउंड में कोई भी स्पिरिट नहीं है। तभी वो कुछ दूरी पे एक चीज को नोटिस करता है जो कि चमक रही होती है। वो इसके पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक नमक का पत्थर है जो कि शायद यहाँ की स्पिरिट्स को भगाने के इस्तेमाल में यूज किया गया है। सुशी कहता है कि इस नमक का यहाँ होना काफी ही ज्यादा अजीब है, पर क्या ऐसा सच में हो सकता है कि सिर्फ इस नमक के पत्थर से यहाँ पे कोई भी स्पिरिट नहीं आ सकती। तभी हमारा एमसी इस पेड़ की तरफ देखता है जहाँ पर एक एरो धसा होता है एंड उस पर लिखा होता है कि ये एरो पिशाचों को दूर रखने के लिए मारा गया है और इस एरो से सभी मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये सब देखने के बाद हमारा एमसी रियलाइज करता है कि हाँ, किसी ने यहाँ से जानबूझ करके स्पिरिट्स को भगाया है एंड यही बंदा हमारे एमसी की अब मदद भी कर सकता है। बट स्टिल अभी भी हमारा एमसी श्योर नहीं होता कि हाँ, इन चीज़ों से सच में इन स्पिरिट्स को कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है, बट तभी उसे पीछे से कोई आकर सरप्राइज कर देता है, और ये और कोई नहीं उसी का दोस्त होता है जिसका नाम है शिया यूशु, जिसे मैं आगे से जुन बुलाने वाला हूँ बिकॉज उसका नाम सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जुन सोचता है कि ये हमारा एमसी इतना ज्यादा परेशान क्यों दिख रहा है एंड फिर वो हमारे एमसी से पूछता है क्या ऐसा हो सकता है कि कल तुम्हारी जिस लड़की से फाइट हुई थी उसी कारण तुम इतने ज्यादा परेशान हो। जुन का ये सवाल सुनने के बाद हमारा एमसी मनी मन कहता है कि जिंदगी तो बुरी हो ही जाएगी जब तुम्हारी हर स्टेप पे एक मॉन्स्टर खड़ा हो। और अब हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा होता है एंड देन वो रियलाइज करता है कि हाँ, सच में स्कूल में कोई भी स्पिरिट नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे एमसी का दोस्त यानी जुन उसे लगातार आवाजें लगा रहा होता है, बट स्टिल हमारा एमसी इसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है एंड यही सोच रहा होता है कि वो इन मॉन्स्टर से कहाँ बच सकता है एंड कौन सी जगह पर जा सकता है। अब सोचिए, वो प्लान करता है कि वो अब आज स्कूल में ही रहेगा। वो तब तक स्कूल में रहेगा जब तक वो इस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल लेता, यानी इन मॉन्स्टर्स एंड स्पिरिट्स को भगाने का सोल्यूशन नहीं निकाल लेता। वो अभी यहाँ से जाने ही वाला होता है, बट तभी उसे कोई आवाज लगाता है, और ये आवाज और किसी की नहीं, हमारे एमसी की चाइल्डहुड फ्रेंड की होती है, जिससे कल हमारा एमसी लव कन्फेशन कर रहा होता है। ये लड़की हमारे एमसी को आवाज लगाती है, और अब आगे से मैं इस लड़की को सानिया करके बुलाऊंगा। सानिया हमारे एमसी को कहती है कि कल मेरे से गलती होगी एंड वहाँ कई सारे लोग थे, इस कारण मैंने तुम्हें मना कर दिया, तो इसी कारण मैं तुमसे यहाँ पे माफी मांगने आई हूँ। ऑफ कोर्स हमारे एमसी को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल वो खुश हो जाता है, क्योंकि किसी स्पिरिट से अच्छा तो किसी आम इंसान से कम्युनिकेट करना होता है ना। सुशी को खुश देखने के बाद ये बंदा यानी जुन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सुशी कहता है कि मैं ये सब अपॉलॉजी सुनना पसंद करूंगा इंस्टेड उन खतरनाक आवाजों से जो कि वो मॉन्स्टर्स निकालते ही रहते हैं। आगे सानिया कहती है कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम लोग पहले की तरह फ्रेंड्स ही रहेंगे एंड आम दोस्तों की तरह कम्युनिकेट करते ही रहेंगे। एमसी ये सब सुनने के बाद मनी मन कहता है कि ये लड़की चाहे उतनी ज्यादा अच्छी ना हो, बट स्टिल एक मॉन्स्टर से तो अच्छी है। बट वो कुछ और कह पाता, ये बंदा यानी जुन उसे धक्का दे देता है एंड हमारा एमसी इस लड़की की बाहों में जाकर गिरता है। सुशी जल्दी से पीछे हटता है एंड इस लड़की से माफी मांगता है, बट जब सुशी ऊपर मुड़ के देखता है तो वो देख पाता है कि सानिया का तो सर उसके धड़ पे है ही नहीं है। ये देखने के बाद वो सच में बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि इसका सर गया तो गया कहाँ। बट अब हम देखते हैं कि इस लड़की का सर अब हमारे एमसी के हाथों में है। वो अभी भी हमारे एमसी को कहती है कि क्या आगे भी हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। अपना एमसी इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो जगह पे ही जम जाता है एंड कुछ भी नहीं कह पाता है। हम देखते हैं कि ये मोमेंट तब खत्म होता है जब ये इस लड़की की बॉडी यानी सानिया की बॉडी उसके सर को पकड़ती है एंड यहाँ से भाग जाती है एंड अब हमारे एमसी को कहती है कि अब मैं इस खामोशी को हाँ की तरह ले रही हूँ, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है। ये सब देखने के बाद हमारा सुशी सच में बहुत ज्यादा डर जाता है एंड फिर वो मनी मन कहता है कि मेरे को शायद यहाँ स्कूल के बच्चों से बात करना कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इनमें से कौन स्पिरिट हो
सकता है। जिसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कहता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद जुन हमारे एमसी को कहता है कि अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो तुम हेडमास्टर की बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते हो? तुम्हें पता है ना, उसके फादर भी एक सोर्सरर हैं और वो भी एक विच है, वो भी तुम्हारी किसी तरह की हेल्प कर सकती है। हमारा एमसी क्लास में बैठा बैठा इस लड़की पे रिसर्च कर रहा होता है एंड फिर वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि इस दुनिया में अगर इतनी सारी स्पिरिट्स हैं तो पक्का ऐसे लोग भी होंगे जो इनसे डील कर सकें, और इसीलिए वो होप करता है कि वो किसी ना किसी को ढूंढ ले जो कि इसे इस परेशानी से बाहर निकालने में मदद करे। अब हम देखते हैं कि हमारा एमसी इस सब मगजमारी से इतना ज्यादा थक चुका होता है कि वो क्लास में ही सो जाता है, और जैसे ही हमारा सुशी अपनी आंखें बंद करता है तो वो समुद्र की गहराई में पहुंच जाता है और ये पानी उसे नीचे की तरफ खींचने लग जाता है एंड वो ये भी देख पाता है कि इस पानी में किसी तरह के नंबर हैं एंड देन फिर वो रियलाइज करता है कि ये तो डेथ स्केल है एंड फिर अब वो ये रियलाइज करता है कि वो इतना नीचे आ चुका है कि अब वो सांस नहीं ले पा रहा है। बट तभी अचानक ही उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं एंड फिर वो हड़बड़ाते हुए जागता है एंड जोर से चिल्लाता है एंड फिर वो मनी मन कहता है कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आगे वो मनी मन सोचता है कि क्या वो सपना सच में सच था। बट तभी स्कूल बेल बज जाती है, यानी इनका ये पीरियड खत्म हो चुका है। अब हमारा सुशी मनी मन सोचने लग जाता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके उस विच से बात करनी पड़ेगी, बट मैं उसे ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं स्पिरिट्स को देख सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे मैसेज करता है कि क्या हम मिल सकते हैं। बट इससे पहले कि वो अपने मैसेज को पूरा लिख पाता, ये लड़की यानी वो विच उसके सामने ही आके अपीयर हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी से अचानक देखकर डर जाता है एंड अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाता है। ये लड़की डायरेक्टली पॉइंट पे आती है एंड हमारे एमसी को पूछती है कि तुम मुझे क्या मैसेज लिख रहे थे और तुम क्या चाहते हो। हमारा एमसी उसे पूछने ही वाला होता है कि क्या हम अकेले चलकर बात करें, बट तभी ये लड़की उसे बुला लेती है एंड अपने साथ चलने को कहती है। हम देखते हैं कि हमारे सुशी के क्लासमेट्स अपने एक साथ जाता देख काफी कंफ्यूज होते हैं एंड मनी मन कहते हैं कि सुशी को हुआ क्या है। और अब हम देखते हैं कि हमारा एमसी और ये लड़की यहाँ पर बाहर आ चुके होते हैं एंड ये लड़की हमारे एमसी से पूछती है कि बताओ अब तुम क्या पूछने वाले थे। इसके जवाब में हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि तुम स्पिरिट्स को भगाती हो। मैं पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो मेरी गर्दन पे 2400 घंटे बैठा रहता है। ये सुनने के बाद पहले तो लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होती है, बट देन वो हमारे एमसी की मदद करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद ये लड़की केयरफुली हमारे एमसी को देखती है एंड वो बताती है उसे कि उसकी गर्दन पे एक टेरिबल मॉन्स्टर बैठा हुआ है और इसी कारण तुम इतना ज्यादा बुरा फील कर रहे हो। एंड फिर वो हमारे एमसी को काम डाउन करते हुए कहती है कि देखो अब हमारे लेसन्स को खत्म होने दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है। ये सब देखने के बाद हमारा सुशी सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होता है। वो मनी मन कहता है कि क्या ये लड़की मेरी तरह ही मॉन्स्टर्स को देख सकती है। अब हमारा एमसी ये सोचकर काफी ज्यादा खुश होता है कि वो इस क्रेजी वर्ल्ड में अकेला नहीं है जो कि इन स्पिरिट्स को देख सकता है। यहाँ पर कोई और भी है जो कि इन स्पिरिट्स को देख सकता है और तो और इन स्पिरिट्स को यहाँ से भगा भी सकता है। तभी ये लड़की अपने रास्ते में रुक जाती है एंड हमारे एमसी को कहती है कि ये सर्विस फ्री नहीं होने वाली है, इसमें तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। जिसके बाद वो यहाँ से जाते हुए हमारे एमसी को कहती है इसलिए जब तुम आओगे तो अपना वॉलेट और अपने मोबाइल फोन को जरूर ले आना ताकि तुम मुझे पे कर पाओ। और फिर अब हमें स्कूल टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये लड़का और लड़की इस हॉल में आ जाते हैं। हमारा एमसी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। वो कहता है कि इस लड़की ने इस वेयर हाउस को ही क्यों चुना, और हमारा एमसी यही सेम सवाल इस लड़की से भी पूछता है। इसके जवाब में ये लड़की कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे काम करता देखे, स्पेशली मैं नहीं चाहती कि स्कूल डायरेक्टर को ये पता चले कि मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ ये बिल्कुल ही अनऑफिशियल है एंड इसे करने के कारण मुझे पनिशमेंट भी मिल सकती है। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी स्टिल काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि ये कहना क्या चाहती है। आगे ये लड़की कहती है कि पहले जल्दी से जल्दी मुझे पे करो, जिसके बाद मैं इस सर्विस को प्रोवाइड करूंगी। और हमारे एमसी का टोटल बिल बनता है $88। जिसके बाद हमारा एमसी ये बिल पे कर देता है एंड वो मनी मन कहता है कि विचेस को तो गॉड के लिए काम करना चाहिए ना, ये पैसे के लिए क्यों काम कर रही है। और फिर अब हमारे एमसी को इस लड़की पे शक सा होने लग जाता है। वो कहता है कि क्या ये मुझे डिसीव तो नहीं करने वाली है, मुझे लग रहा है कि इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। और फिर अब ये लोग इस वेयर हाउस के अंदर कर जाते हैं। हमारा सुशी उससे पूछता है कि तुम्हारा स्पेशल ड्रेस क्या है जिससे तुम एक्सोसिज्म करते हो। इसके जवाब में ये लड़की कहती है कि तुमने उतने पैसे नहीं दिए हैं कि मुझे वो स्पेशल सूट पहनना पड़े। इससे पहले कि हमारा सुशी कुछ और पूछ पाता है, ये लड़की उसकी टाई को पकड़ लेती है एंड वो उसको घसीट करके यहाँ पर अंदर को ले आती है। एंड अब हम देखते हैं कि इस लड़की ने एक अजीब सा कॉस्ट्यूम अब हमारे एमसी को पहना दिया है एंड सुशी को जमीन पर बिठा दिया है। तो सुशी से कहती है कि तुम्हें बिल्कुल नर्वस नहीं होना है और बिल्कुल भी हिलना नहीं है, मुझे बिल्कुल थोड़ा ही समय लगेगा और ये प्रोसीजर सच में खत्म हो जाएगा।
जिसके बाद ये लड़की किसी तरह का मैजिकल वॉन्ड हमारे एमसी के सिर पे रखती है एंड अपने रिचुअल को स्टार्ट कर देती है। फिर ये लड़की किसी तरह के मंत्र से बड़बड़ाने लग जाती है, जिसके बाद हमारे एमसी के सर पर एक अजीब तरह की चीज अपीयर होती है। देखते हैं कि और कुछ नहीं, वो ह्यूज सा मॉन्स्टर होता है एंड ये हमारे एमसी की तरफ भी अटैक करता है। और अब हमारे एमसी को समझ आता है कि इस लड़की को इतनी बड़ी जगह की जरूरत क्यों थी। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर हमारे एमसी पे अटैक कर पाता, ये लड़की इस मॉन्स्टर को अपनी स्टिक से कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद ये लड़की किसी और तरह का भी मंत्र पढ़ती है एंड इस स्पिरिट को अपनी इस बॉटल में कैप्चर कर लेती है। फिर इसी के साथ ये प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो जाता है। और एमसी ये सब देखने के बाद स्टिल काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। वो कहता है कि वो मॉन्स्टर गया तो गया कहाँ। ये सुनने के बाद ये लड़की हमारे एमसी की तरफ देखते हुए कहती है कि वो मॉन्स्टर अब नहीं आएगा, अब ये प्रोसीजर खत्म हो चुका है, वो मारा जा चुका है। सुशी स्टिल काफी ज्यादा डरा होता है एंड वो कहता है कि क्या वो सच में वापस नहीं आएगा। सुशी की ये बात सुनने के बाद ये लड़की गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मेरी एबिलिटीज पे डाउट कर रहे हो। तुम्हें मैं बता दूं कि मैं अपनी फैमिली की बेस्ट सॉर्सरर हूँ और मैं इस फैमिली की प्रोडिजी भी हूँ, और मैंने इसीलिए तुमसे थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लिए थे क्योंकि वो स्पिरिट किसी तरह से भी सिंपल स्पिरिट नहीं थी। और हाँ, मैंने जो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लिए थे वो इस कारण लिए थे क्योंकि स्पिरिट काफी ज्यादा अजीब थी। आगे सुशी इस लड़की से कहता है कि अब तो मैं ठीक रहूंगा ना। इसका जवाब में ये लड़की स्माइल करते हुए हमारे सुशी को कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब तुम आगे से बिल्कुल सही रहोगे और अब तुम चैन से सो भी सकते हो। बट जैसे ये लड़की यहाँ से हटती है, वो रियलाइज करता है कि अभी तक सभी मॉन्स्टर यहाँ से नहीं गए हैं और ये प्रोसेस किसी काम का नहीं था। और फिर अब वो ये रियलाइज करता है कि ये विच बस इन मॉन्स्टर के छोटे छोटे पार्ट्स को ही देख सकती हैं, और जैसे हमारा एमसी इन सभी मॉन्स्टर को देख सकता है, ये विच उस तरह इन मॉन्स्टर्स को नहीं देख सकती हैं। और फिर अब इसी के साथ हमारा एमसी फिर से इन मॉन्स्टर्स द्वारा घिरा होता है एंड स्टिल इन स्पिरिट्स एंड मॉन्स्टर्स के बीच में फंस के रह जाता है। अगला सीन हमें हमारे एमसी के क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी मायूस बैठा होता है। जूनिया आके हमारे एमसी से पूछते हैं कि वो प्रोसीजर कैसा गया और तुम कैसा फील कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की कन्वर्सेशन में एक तीसरा बंदा टपक पड़ता है एंड वो हमारे एमसी को कहता है कि मुझे पता है कि सुशी के साथ क्या हुआ है, इसकी वोंड इतनी जल्दी तो हील नहीं होने वाली है। इसकी ये बात सुनने के बाद हमारा सुशी उससे कहता है कि क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद ये बंदा जिसका नाम किम है, ये फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता है एंड हमारे एमसी को जबरदस्ती कहता है कि अब तुम एक कार्ड एंड सॉन्ग इवेंट में मेरे साथ चलने वाले हो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता, बट देन फिर भी वो इस सब के लिए मान जाता है। इससे पहले कि हमारा सुशी और कुछ सोच पाता है, ये बंदा यानी किम इसकी टाई से पकड़ के हमारे एमसी को यहाँ से घसीट करके ले जाता है एंड वो अपने फ्रेंड को गुड बाय तक नहीं कह पाता है। इस बल्ले को देखने के बाद हमारा एमसी का दोस्त और ये विच लड़की दोनों इस इवेंट के लिए काफी क्यूरियस हो जाते हैं और हमारे एमसी के साथ इस जगह पे चले जाते हैं। हम देखते हैं जब ये लोग क्लब में पहुंचते हैं तो इनके साथ और भी कई सारे लोग होते हैं और ये क्लब इस स्कूल के बैकयार्ड में होता है एंड ये सच में काफी बेहतरीन जगह है। हम देखते हैं कि अब ये लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर इस इवेंट को होना था। किम खुशी से यहाँ के कोच को कहता है कि देखिए मैं सुशी को ले आया हूँ। हम देखते हैं कि क्लब के मेंबर भी हमारे सुशी को देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं एंड ऐसा लगता है कि हमारे सुशी को ऑलरेडी जानते हैं एंड हमारा एमसी यहाँ पे कई बार ऑलरेडी गेम खेलने आ चुका है। हम देखते हैं कि यहाँ का कोच इन सभी लोगों को ग्रीट करता है एंड अंदर बुलाता है एंड फिर वो इनको एक टियान नाम के बंदे से इंट्रोड्यूस करवाता है। और ये बंदा लास्ट ईयर ही इस एकेडमी से ग्रेजुएट हो चुका है एंड ही इज अ प्रोफेशनल जो कि प्रोफेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है एंड काफी तगड़ा प्लेयर है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी और ये टियान नाम का बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कोच टियान को बताता है कि ये सुशी भी किसी से कम नहीं है, इसने भी जूनियर हाई स्कूल के कॉम्पिटिशन्स को जीता है। ये सुनने के बाद टियान हमारे एमसी को कहता है तो क्यों ना हम एक कॉम्पिटिशन करें ताकि हम देख पाएं कि ज्यादा परफेक्ट कौन है। ये सुनने के बाद कोच काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड हमारे सुशी को कहता है कि मुझे भरोसा है तुम जीत जाओगे। और फिर इसी के साथ ये गेम स्टार्ट होती है। इस गेम में एक्चुअली कार्ड फाइट होती है। इस गेम में एक्चुअली एक बंदा किसी सॉन्ग के बारे में कुछ कहता है और प्लेयर्स को सही कार्ड निकाल करके उस गाने का नाम बताना होता है और जो प्लेयर ज्यादा सही सॉन्ग्स को गेस करता है वो प्लेयर जीत जाता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी यानी सुशी और उसके सामने वो टियान नाम का बंदा भी बैठा होता है। हम देखते हैं हमारे एमसी को इस गेम की सारी यादें याद होती हैं जो कि इस बॉडी के पुराने ओनर की होती हैं, तो वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है, उसे लग रहा होता है कि वो जीत जाएगा। जिसके बाद हमारा एमसी मनी मन सोचता है कि मैं यहाँ बैठ के गेम खेल लूंगा, मुझे बाहर नहीं जाना है जहाँ पर वो खतरनाक घोस्ट घूमते रहते हैं। जिसके बाद कोच पूछता है कि तुम लोग रेडी हो, जिसके बाद ये गेम बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद ये कोच कुछ वर्ड्स पढ़ता है और इससे पहले कि ये बंदा पूरे वर्ड्स पढ़ पाता हमारे एमसी को ये सॉन्ग याद आ जाता है एंड ये जल्दी से एक कार्ड भी निकाल लेता है।
हमारी सुशी को पॉइंट लेता देख ये टियान सरप्राइज हो जाता है एंड मनी मन कहता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा तेज है। जिसके बाद वो मन बना लेता है कि अब वो सीरियस हो जाएगा। हमारे सुशी को जीतता देख उसके सारे फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं। तभी ये बंदा यानी जुन इन सबसे पूछता है कि मुझे इसके रूल्स अच्छे से नहीं पता है, मुझे बताओ। इसके जवाब में ये बंदा कहता है कि जिसके सामने सारे कार्ड खत्म हो जाएंगे, जो सभी सॉन्ग्स को गेस कर लेगा, वो बंदा जीत जाएगा। देन अगला सीन दिखाया जाता है जब नेक्स्ट वर्ड्स पढ़े जाते हैं तो इस बार टियान जीत जाता है। इसी के साथ गेम आगे बढ़ती रहती है एंड इन दोनों का कंपटीशन बराबरी का चल रहा होता है। आधी गेम खत्म हो जाती है एंड हमें बताया जाता है कि हमारा सुशी कुछ पॉइंट से आगे है। जिसके बाद कोच फिर से एक सॉन्ग पढ़ता है बट हमारा सुशी गलत कार्ड को पिक कर लेता है। जिसके बाद टियान सही सॉन्ग को पिक करता है एंड पॉइंट ले जाता है। हमारा सुशी जगह पे ही फ्रीज हो जाता है। वो मनी मन हमें बताता है कि उसे एक साथ 2 सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं एंड फिर वो मनी मन कहता है कि क्या यहाँ पे एक ऐसी स्पिरिट है जो कि गाना गा सकती है, और तो और उस स्पिरिट की आवाज सेम टू सेम इस कोच जैसी है, और इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि मैं सही कार्ड कैसे चुनूं। और फिर इसी के साथ गेम आगे कंटिन्यू होती है एंड टियान लगातार जीतते ही जाता है एंड फिर वो अब कंफ्यूज हो जाता है। वो मनी मन कहता है कि सुशी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है एंड वो पॉइंट क्यों नहीं जीत पा रहा है। और फिर अब हमें सच में दिखाया जाता है कि इस कोच के पीछे एक सच में स्पिरिट है जो कि हमारे इस कोच के साथ साथ गाने पढ़ रही है बट डिफरेंट, और इसी कारण हमारा एमसी लगातार हार रहा है। अब सुची कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि अब वो क्या ही कर सकता है। और फिर इसी के साथ टियान लगातार 3 और पॉइंट जीत जाता है और अब तो हमारा सुची बिल्कुल ही सॉन्ग सुनने के बाद रिएक्ट करना बंद कर देता है। एंड अगेन टियान ये देखकर मनी मन कहता है कि इसको हुआ क्या है, ये क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारा सुची गेम कंटिन्यू नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसे सेम आवाजें बार बार सुनाई दे रही होती हैं एंड अब वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुका होता है। उसके फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कार्ड क्यों नहीं पिक कर रहा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सुची सच में हार जाएगा। सुची मनी मन कहता है कि अगर तो मैंने कुछ नहीं किया तो स्पिरिट समझ जाएगी कि मैं उसको सुन सकता हूँ एंड वो बाद में मुझे मार देगी। सुची कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये मॉन्स्टर समझ जाएगा कि मैं उसे सुन सकता हूँ। एंड फिर सुशी डिसाइड करता है कि इस राउंड के बाद वो अपना चांस लेगा। एंड देन फिर कोच अगेन सॉन्ग पढ़ते हैं और टियान ये पॉइंट भी ले जाता है बट हमारा एमसी जल्दी से पीछे मुड़ जाता है। सुशी देख पाता है कि इस ट्रेनर के पीछे सच में एक बहुत बड़ी स्पिरिट है। स्पिरिट भी हमारे सुशी को ही देख रही होती है। हम देखते हैं कि इसी के साथ ये स्पिरिट और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है एंड वो श्योर हो जाती है कि सुशी ने उसे देख लिया है। और फिर अब हम देखते हैं कि ये स्पिरिट हमारे एमसी पे अटैक कर देती है एंड उसको खाने की कोशिश करती है बट हमारा सुशी बिल्कुल ही काम हो जाता है एंड ऐसा एक्ट करने लग जाता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। एंड देन फिर वो टियान की तरफ मुड़ के कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा तेज हो, तुमसे जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद ये स्पिरिट मायूस होकर फिर से वापस पीछे को चली जाती है। अब सुची फिर से गेम के लिए रेडी हो जाता है एंड मनी मन कहता है कि अब मैं गेम को कैसे कंटिन्यू करूं, बिकॉज अगर तो मैंने कार्ड को नहीं चूज किया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा एंड मारा जाऊंगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे एक स्पिरिट खा जाए। जिसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है और इसमें भी टियान जीत जाता है क्योंकि अभी भी हमारा एमसी कंफ्यूज्ड होता है। हमें सुची बताता है कि मैं तो इवन कोच को भी नहीं देख सकता हूँ, अगर तो मैं उसे देख पाता तो मैं बता सकता कि कब वो स्पिरिट बोल रही है और कब वो मास्टर बोल रहा है एंड किसी तरह मैं इस गेम को जीत पाता। अब हम देखते हैं कि टियान भी हमारे एमसी को सोचता देख उससे कहता है कि तुम ज्यादा अच्छे दिख नहीं रहे हो तो क्यों ना हम एक ब्रेक ले लें। इसके जवाब में हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैं पूरी रात सो नहीं पाया तो अगर एक छोटी सी ब्रेक मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। जिसके बाद हम गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर अब हमारा एमसी पानी पीते हुए मनी मन सोचता है कि मैं डायरेक्टली उस कोच की तरफ कैसे देख सकता हूँ। देन वो रियलाइज करता है कि टियान जिस जगह पे बैठा हुआ है वो मास्टर और स्पिरिट दोनों के सामने ही है। एंड देन हमारा एमसी ये भी रियलाइज करता है कि ये टियान डायरेक्टली स्पिरिट की मुंह की तरफ देख रहा है। और फिर अब इसी के साथ हमारे एमसी को एक आइडिया आता है एंड वो टियान को कहता है कि क्यों ना हम इस गेम के थोड़े से रूल बदल दें। एंड वो इस टियान से कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लास्ट 30 कार्ड्स को ब्लाइंडली खेल सकते हैं क्या। टियान इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाता है एंड इसके लिए मान जाता है और कोच भी मान जाता है। अगेन जुन को इसके बारे में समझ नहीं आती तो वो इस विच से पूछता है। ये लड़की हमारे जुन को बताती है कि इस गेम में तुम कार्ड्स को नहीं देख सकते हो और इसमें सिर्फ तुम्हें कोच की आवाज सुनकर ही सही कार्ड को पिक करना होता है। अब हम देखते हैं कि ये कोच इन दोनों लड़कों को इन कार्ड्स की पोजीशन को याद करने के लिए कहता है। जिसके बाद गेम को फिर से स्टार्ट किया जाएगा और फिर इसी के साथ ये काउंट डाउन भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद ये गेम स्टार्ट होने वाली होती है और फिर अब कोच कहता है कि तुम अपने कार्ड से डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ जाओ। अब हम देखते हैं कि हमारा एमसी इस कोच की तरफ देख रहा होता है एंड फिर वो सेटिस्फाइड होते हुए मनी मन कहता है कि अब मैं आराम से कोच और इस मॉन्स्टर की आवाज में डिफरेंस पता कर सकता हूँ और अब ये मॉन्स्टर भी नहीं समझ पाएगा कि मैं इसको देख सकता हूँ या नहीं। हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर और ये
कोच एक साथ फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुनने के बाद हमारा एमसी पीछे मुड़कर सही कार्ड को चुन लेता है। देन फिर इसी के साथ गेम कंटिन्यू होती है एंड हमारा सुशी लगातार जीतते ही चाहता है, क्योंकि अब वो आराम से इस कोच और इस मॉन्स्टर की आवाज में डिफरेंस पता कर पा रहा था। यहाँ प्रेजेंट बंदे काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं हमारे एमसी को ये सब करता देख। वो कहते हैं कि ये ब्लाइंड मेथड में तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, पर ये लोग ये नहीं समझ पा रहे होते कि इस गेम के अंदर हमारे एमसी का मेन ओपोनेंट टियान नहीं है, एक मॉन्स्टर है जो कि इस कोच के पीछे खड़ा है। अब फिर इसी के साथ ये कोच कहता है कि आखिरी सवाल है एंड अब हमारा सुशी बिल्कुल रेडी हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो जीतना ही पड़ेगा। ये कोच ये क्वेश्चन ये सॉन्ग पढ़ता है और अब हम देखते हैं कि इससे पहले कि टियान पीछे मुड़ पाता हमारा एमसी सही कार्ड चूज कर लेता है एंड इस गेम का विनर बन जाता है। हम देखते हैं कि हमारे एमसी के लिए गेम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी एंड वो सच में बहुत ज्यादा थक चुका है, बट फिर भी वो किसी तरह इस गेम को जीत चुका है। एंड फिर अब टियान भी हमारे एमसी की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने बहुत देर बाद इतनी सीरियस गेम खेली है, तुम सच में बहुत बढ़िया हो। ये सब देखने के बाद जुन भी कहता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो काफी प्रोफेशनल लिखना, इवन दो मेरे को इस गेम के बारे में सच में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता और ना ही मैं कुछ समझ पाया हूँ। जिसके बाद हमारा सुशी और ये बंदा यानी टियान हाथ मिलाते हैं एंड एक दूसरे से कहते हैं कि आशा करते हैं कि हम फ्यूचर में भी एक और गेम खेलें। और फिर इसी के साथ यहाँ प्रेजेंट सारे लोग सुशी के आसपास आ जाते हैं एंड हमारे सुशी की तारीफें करने लग जाते हैं, बट तभी हमारा सुशी ये नोटिस करता है धीरे धीरे डिसअपीयर होता जा रहा है। देन वो देखता है कि इस मॉन्स्टर ने अपनी फॉर्म को बिल्कुल ही चेंज कर लिया है और अब ये मॉन्स्टर एक ओल्ड मैन में कन्वर्ट हो चुका है। जिसके बाद ये ओल्ड मैन कुछ धुंधली सी बातें कहता है जो कि बिल्कुल भी हमारे एमसी को समझ नहीं आती हैं एंड फिर यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और फिर अब अगला सीन हमें इसी गेमिंग रूम का दिखाया जाता है जहां पर अब हमारा सुशी अकेला होता है एंड वो देखता है कि ये स्पिरिट जो कि यहाँ से डिसअपीयर हो चुकी है वो एक बुक छोड़कर गई है। फिर सुशी मनी मन कहता है कि ये स्पिरिट बाकियों जैसी नहीं थी, ऐसा लगता है कि मैंने इस स्पिरिट को मुक्त कर दिया है। सुशी मनी मन कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इस दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपना हाथ इस बुक के ऊपर रख देता है। रखने के बाद ये बुक ग्लो करने लग जाती है और इससे बहुत ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है एंड हमारे एमसी का सर दर्द होने लग जाता है। और फिर कुछ ही देर बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ एंड देन फिर वो रियलाइज करता है कि हाँ सच में उसकी बॉडी में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा वर्ल्ड दिखने लग जाता है एंड वो अब रियलाइज करता है कि वो अब आंखें बंद करके भी इस दुनिया को देख सकता है और तो और वो इस जगह तक सीमित नहीं देख सकता, वो पूरे स्कूल को देख सकता है। हम देखते हैं कि सुशी मेंटली अपने स्कूल में घूमने लग जाता है एंड देन उसे एक ट्री दिखता है जिससे काफी ज्यादा लाइट निकल रही होती है। वो अपनी आंखें इस पेड़ से बिल्कुल भी साइड नहीं कर पा रहा होता है। वो मनी मन कहता है कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सारी लाइट इस पेड़ में आ चुकी है। हम देखते हैं कि लाइट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हमारा एमसी ज्यादा देर इस पेड़ की तरफ नहीं देख पाता है, बट तभी उसकी नजरें नीचे की ओर जाती हैं एंड वो देखता है कि इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर रखा हुआ है एंड देन फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैं क्या कुछ गलत देख रहा हूँ और ये मिनी ट्री यहाँ पे क्या कर रहा है और एग्जैक्टली ये चीज क्या है। देन आगे सुशी मनी मन कहता है कि क्या ये एक साइन हो सकता है जो मुझे ये बता रहा है कि ये सारी टेरिटरी मेरी है और मैं इस टेरिटरी में कुछ भी कर सकता हूँ। एंड देन फिर उसे कुछ रियलाइज होता है। वो कहता है कि आज तक मैंने जितनी चीजें देखी वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, यानी वो आंखें बंद करता है तो वो सारी चीजें देख सकता है जो कि उसने ऑलरेडी देख रखी हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो भी चीजें मैं इस दुनिया में देखूंगा मैं वो सभी चीजें इस दुनिया में, यानी जो दुनिया हमारा एमसी आंखें बंद करने के बाद देखता है वहां पे क्रिएट कर सकता हूँ। वो कहता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी पास जिंदगी की जगह को क्रिएट करूंगा एंड इन डिस्गस्टिंग स्पिरिट्स को कभी नहीं देखूंगा। और अब आगे हमारा सुशी कहता है कि अब मुझे बस आंखें बंद करके रखनी है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं और फिर अब हमें पता चलता है कि जो बुक हमारे एमसी को मिली थी उसका नाम था बुक ऑफ सॉन्ग और उससे मिली एबिलिटी से हमारे एमसी की जिंदगी पहले से बेटर हो चुकी है। अब वो फ्रीली सिटी में घूम सकता है, जस्ट उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बट स्टिल हमारे एमसी ने इस स्किल को अच्छी तरह से मास्टर नहीं किया, अभी भी उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से वो आंखें बंद करके ही इस जगह पर घूम रहा है, जिस कारण उसे वो डिस्गस्टिंग स्पिरिट्स बार बार नहीं देखनी पड़ती हैं। हमारे एमसी को ये समझ आता है कि आंखें बंद करने के बाद वो जो दुनिया देखता है, इस दुनिया में व्हाइट कलर जिनसे आ रहा होता है वो इंसान होते हैं और जिनसे ब्लैक कलर आ रहा होता है वो स्पिरिट्स होती हैं। बट आगे हमें हमारा सुशी बताता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस पूरी सिटी में घूमना पड़ेगा ताकि मैं इस जगह को अच्छे से देख पाऊं और इस पूरी सिटी को अपने दिमाग में ही क्रिएट कर पाऊं, क्योंकि अभी तक उसने इस पूरी सिटी को देखा नहीं है एंड कहीं सारे पार्ट्स अभी भी बाकी हैं।
एंड देन फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है एंड हमारा एमसी अपने घर की तरफ निकल जाता है ताकि वो घर जाके प्लान कर सके उसे कैसे सिटी को पूरी तरह घूमना है। अभी वो स्कूल से ज्यादा दूर गया भी नहीं होता है एंड वो अपने सामने देखता है कि एक बड़ी स्पिरिट एक छोटी स्पिरिट को खा रही होती है। देखने के बाद वो मनी मन कहता है कि स्पिरिट्स भी एक दूसरे को खा सकती हैं। तभी हम देखते हैं कि स्पिरिट हमारे एमसी को नोटिस कर लेती है एंड इससे बात करना स्टार्ट कर देती है। हमारा एमसी इसको बिल्कुल इग्नोर करता है एंड जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाता है। वो कहता है कि अगर तुम एक्सपोज हो गया तो जो हालत उस छोटे मॉन्स्टर की हुई है सेम हालत मेरी भी हो जाएगी। सुची कहता है कि मुझे एक पीसफुल लाइफ जीनी है, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। सुची इसी के साथ अपने घर पहुंचता है एंड ऐसा रिएक्ट करने लग जाता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है एंड उसे सोना है एंड वो बिल्कुल ही इन मॉन्स्टर्स को इग्नोर करता है। हमारा एमसी अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। स्पिरिट्स पीछे से उसे कुछ आवाज लगाती तो रहती है बट हमारा एमसी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है एंड अपने कमरे में आकर रिलैक्स करने लग जाता है। एंड देन फिर वो आगे हमें बताता है कि मेरी रिबर्थ के बाद मैंने कहीं सारी अजीब चीजों को एक्सपीरियंस किया है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कहीं सारी स्पिरिट्स हैं जो कि बस मेरे मिस्टेक करने का इंतजार कर रही हैं, जिसके बाद वो मुझे खा जाएंगी। उसे ये चीज भी समझ आती है कि मोस्टली ये जो मॉन्स्टर्स हैं इनमें कोई भी सेंस और दिमाग नहीं होता है, ये बेमतलब में ऐसे ही गलियों में घूमते रहते हैं और ये मॉन्स्टर बस इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी स्पिरिट्स भी हैं जो कि इंसानों के साथ ही रहती हैं और वो एग्जाम्पल के लिए सानिया का नाम लेता है। वो आगे कहता है कि इस तरह की स्पिरिट्स ह्यूमन लाइफ जीती हैं इवन दो कि वो बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं होती हैं। इवन दो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो स्पिरिट्स यहाँ क्या करने आई हैं, बट स्टिल मैं ये सब के बारे में उस लड़की से तो बिल्कुल नहीं पूछ सकता हूँ। ये सानिया की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर वो आगे बताता है यहाँ पे इस तरह के मॉन्स्टर भी हैं जो कि तुम्हारे गलत सोचने पे ही अपीयर हो जाते हैं, बट इन मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाने का कोई ना कोई तरीका होता ही है। बट तभी हमारी सुशी के दरवाजे को खटखटाया जाता है और ये एक स्पिरिट ही होती है जो कि हमारे एमसी को कहती हैं कि तुम्हारे जितने भी गंदे कपड़े हैं वो हमें दे दो क्योंकि हम उन्हें धोने वाले हैं। ये सब देखने के बाद हमारा सुची मैंने मन कहता है देखो तो सही, ये तो इंसानों की तरह एक्ट कर रहे हैं, मुझे तो शक है किसी दिन मैं गलती से इनके झांसे में फंस ना जाऊं। एंड देन फिर लास्ट इन्फॉर्मेशन हमें हमारा एमसी बताता है कि एक चीज मुझे और समझ आई है कि ये स्पिरिट सिर्फ इंसानों को नहीं अपने से छोटी स्पिरिट्स को भी खाती हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि हमारा एमसी रिलैक्स होने के लिए नहाने लग जाता है। बट तभी हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे एमसी के बाथरूम में भी एक स्पिरिट होती है। इसे देखते हुए हमारा एमसी मनी मन कहता है कि किसी दिन से ये पता चल गया ना कि मैं इसे देख सकता हूँ तो सच में ये मुझे खा जाएगी। एंड देन वो आगे परेशान होते हुए मनी मन सोचता है कि यार मैं तो एक एल्डर यानी एक विच से ज्यादा स्पिरिट्स को देख सकता हूँ। एंड देन आगे वो सोचता है कि शायद इस दुनिया में हर एक पर्सन के पास डिफरेंट रैंक्स हैं और उसी रैंक पे ये डिपेंड करता है कि तुम कितने सारे मॉन्स्टर को देख सकते हो। तो शायद यही कारण हो सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उस विच से ज्यादा हायर लेवल है। आगे सूची कहता है कि बट सच कहूँ जो लोग इन स्पिरिट्स को नहीं देख सकते वही सेफ हैं इस दुनिया में। इसी के साथ ये दिन पूरा खत्म हो जाता है एंड हमारा एमसी इस बेड पर सो जाता है। जैसे ही वो सोता है एंड देन अगेन वो फील करता है कि वो समुद्र की गहराई में डूब रहा है और इस बार तो वो ज्यादा डीप होता है और उसके लिए सांस लेना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है। वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता एंड ज्यादा ही गहराई में जाता ही जाता है। बट तभी वो ये नोटिस करता है कि इस जगह पर एक छोटा सा घर है, वैसा ही घर जो कि उसने उस पेड़ के नीचे देखा था। हम देखते हैं कि हमारा एमसी इसकी तरफ तैर के जाता है एंड देखता है कि ये तो वही सेम घर है जो कि उसने उस पेड़ के नीचे देखा था। अब हम देखते हैं कि सुशी अपनी सांसें रोक लेता है एंड इस छोटे से घर को पकड़ने की कोशिश करता है बट वो इस घर को पकड़ नहीं पाता। ऐसा लगता है कि ये घर हमारे एमसी से दूर भाग रहा है। हमारा एमसी उसे पकड़ने ही वाला होता है बट ये घर उससे और दूर भाग जाता है। एंड फिर इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट जाता है एंड हमें अगला सीन दिखाया जाता है हमारे एमसी के स्कूल का, जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड ये देखता है कि यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि काफी ज्यादा ब्राइटली चमक रहा है। हम देखते हैं कि ये गार्ड उसी पेड़ के सामने है जिस पेड़ के सामने हमारे एमसी ने उस छोटे से घर को देखा था। ये गार्ड इस छोटे से घर को देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होता है क्योंकि ये घर उसकी टॉर्च से भी ज्यादा ब्राइटली चमक रहा होता है। बट देन जैसे ही वो आगे से आकर उसको देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वहां से वो घर गायब हो चुका है। वो कहता है कि अभी तो मैंने इस जगह पर एक छोटे से घर को देखा था। जिसके बाद ये गार्ड थोड़ी देर के लिए यहीं पे खड़ा रहता है क्योंकि वो श्योर होता है कि उसने यहाँ पर एक छोटे से घर को देखा था जो कि बहुत ब्राइटली चमक रहा था। बट अचानक ये कैसे गायब हो सकता है। अब इसी के साथ सीन फिर से हमारी सुशी की तरफ शिफ्ट होता है जो कि ब्रश कर रहा होता है एंड मनी मन सोच रहा होता है कि आखिरी रात का सपना तो पहले से भी ज्यादा बुरा था, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है मुझे। और तो और मैंने इसी सपने में उसी सेम टेम्पल उसी छोटे से घर को देखा जो कि मैंने उस स्कूल के बैकयार्ड के पेड़ के नीचे देखा था और ना ही तो मैं उसको पकड़ पाया। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे हाथों से भाग रहा है। ये सब चीजें सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हैं। ये सब चीजें क्या हो सकती हैं।
ये सब सवाल हमारे एमसी को अंदर से कहे जा रहे होते हैं, बट स्टिल हमारा एमसी मनी मन कहता है कि पहले तो मुझे इस सिटी को पहले पूरी तरह एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसके बाद वो तैयार हो जाता है एंड इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। सूची को ये पता होता है कि सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और शायद इस सब को करने में 1 से ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 हफ्ता भी लग जाए। और इस सब का कारण ये है कि ये सभी स्पिरिट हमारे एमसी के पीछे ही पड़ी रहती हैं एंड वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। एंड हमारा एमसी अब प्लान करता है कि आज वो स्कूल से ही एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उस जगह को उसने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से देख लिया है। एंड देन अब हमें हमारे एमसी के स्कूल टाइम को दिखाया जाता है। सूची के सारे स्कूल लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थे एंड हमारा एमसी उन सभी लेक्चर्स में लगातार सो ही रहा था। तभी जुन उसके पास आता है एंड वो ये नोटिस करता है कि हमारा सूची सच में बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा है एंड काफ़ी ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। तभी जुन हमारे सुशी से पूछता है कि क्या तुमने उस विच से उस स्पिरिट को भगवाया था, क्या उसने एक्सोसिज्म किया था। ये सुनने के बाद हमारा सूची और भी ज्यादा सैड हो जाता है एंड फिर वो कहता है कि उस सब से तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ और तो और उस प्रोसेस में मेरे 100 बग्स भी चले गए। ये सुनने के बाद ये जुन इस लड़की पे गुस्सा हो जाता है एंड इस विच को कहता है कि तुम बेमतलब में अपने क्लासमेट से पैसे क्यों ले रही हो जबकि तुम अच्छे से अपना काम भी नहीं कर रही हो। ये सुनने के बाद ये विच जुन को कहती है कि ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल प्राइस था और तो और मैंने एक दोस्त होने के नाते इसे डिस्काउंट भी दिया था। तुम ये जो पैसे मुझे दे रहे हो ये दान करने के बराबर हैं। मैं ये पैसे गॉड के लिए ही कलेक्ट करती हूँ। तभी ये लड़की सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि इस विच को पीछे से हमारी सानिया पकड़ लेती है। तो चलो आगे से हम इस विच को मीको करके पुकारेंगे। हम देखते हैं कि मीको इस लड़की को पीछे की तरफ धकेल देती है एंड इससे कहती है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कोई मुझे गले लगाता है। ये सुनने के बाद सानिया उससे माफी मांगती है एंड फिर अब हमें पता चलता है कि इसी प्रोसेस में सानिया का हेयर पे नीचे गिर चुका होता है। सानिया इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाती है एंड हमारे एमजी से बातें करने लग जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस हेयर पेन को उठाने में। हमारा सुशी समझ जाता है कि इस सब के पीछे उसका इंटेंशन क्या है। वो हमारे एमसी को टेस्ट कर रही है एंड हमारे एमसी के सीक्रेट को रिवील करना चाहती है। और जैसे ही हमारे एमसी का भांडा फूटेगा और उसी समय ये लड़की हमारे एमसी को खा जाएगी, बट हमारा सुशी बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है एंड फिर वो अपने आप को काउंट डाउन करते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जैसे ही हमारा एमसी स्पिन को उठाने जाता है इस लड़की का सर उसके सामने प्रकट हो जाता है जो कि पूरी तरह मॉन्स्टरस फॉर्म में आ चुका होता है एंड फिर इसी के साथ हमारा एमसी इस लड़की का सर अपने हाथों में ले लेता है एंड स्टिल ये सर हमारे एमसी से लगातार बातें कर रहा होता है। हम देखते हैं कि सुशी इस सिर को फिर से इस लड़की को दे देता है। ये देखने के बाद ये सानिया हमारे एमसी को थैंक यू कहती है एंड वो इससे कहती है कि तुम कितने ज्यादा काइंड हो। बट तभी हम देखते हैं कि ये मीको कुछ नोटिस करती है। वो कहती है कि क्या मैं स्पिन की तरफ देख सकती हूँ। मीको को ये बोलता देख स्पिरिट खुश हो जाती है एंड मनी मन कहती है कि क्या ये लड़की स्पिरिट्स को देख सकती है। बट तभी मीको इस हेयरपिन को देखने के बाद कहती है कि ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, मुझे भी अपने लिए एक ऐसा ही चाहिए। ये सुनने के बाद ये स्पिरिट सच में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, जिसके बाद सानिया और मीको अगली बार साथ में शॉपिंग जाने का प्लान बना लेती हैं। एंड देन फिर इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट जाता है एंड हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ स्कूल फोटोग्राफर्स को देख सकते हैं और ये इन टोटल 3 लोग होते हैं एंड ये स्कूल यार्ड में घूमते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि अगर तो हम बेस्ट होने का कंपटीशन नहीं जीतते हैं तो हमारा डिपार्टमेंट क्लोज हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि इन्हीं का एक साथी जिसका नाम स्यानवुन है इस स्कूल के पेड़ के सामने काफी देर से बैठा होता है एंड ये लोग काफी कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये करना क्या चाहता है। तब ये लोग उसे अप्रोच करते हैं एंड उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर अब हमें इस बंदी की शक्ल दिखाई जाती है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पैशनेट और बावड़ा दिख रहा होता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को देखा है एंड फिर हम इसको देखते हैं कि ये एक मॉन्स्टर हो, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये फोटोग्राफी क्लब का मेंबर एक स्पिरिट है। वो कहता है कि मैं सच में एक बहुत ही बेहतरीन फोटो लेने वाला हूँ जिस कारण मैं इस कंपटीशन को जीत जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो सेम उसी टेम्पल को देख पाता है, उसी छोटे घर को देख पाता है जो कि हमारा एमसी अपने सपनों में देख पा रहा था एंड फिर वो इस छोटे से घर का एक फोटो लेता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। बाकी के मेंबर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड इससे पूछते हैं कि तुम बेमतलब में इस पेड़ के फोटो क्यों ले रहे हो, क्या ये पेड़ सच में इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये बंदा जस्ट इन लोगों की तरफ मुड़कर स्माइल करता है एंड मनी मन कहता है कि मैं तो अब बेस्ट बनने वाला हूँ क्योंकि जो मैंने ये फोटो लिया है ये सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। एंड फिर अगला सीन हमें इस फोटोग्राफी क्लब के लीडर का दिखाया जाता है जो कि आज के सभी लिए गए फोटोग्राफ्स को ऑनलाइन अपलोड कर रहा होता है। इवन दो से उस अजीब बंदे के द्वारा लिए हुए उस फोटो के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है बट स्टिल वो उसे भी अपलोड कर देता है, जिसके बाद ये सभी फोटोज पब्लिक हो जाते हैं एंड हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद कहीं सारे लोग भी इस छोटे से टेम्पल या घर को देख पा रहे थे।
कुछ लोग जो स्पिरिट्स को देख सकते थे या जो स्पिरिट्स लोगों के साथ रहती थी वो इस फोटो को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये छोटा सा टेंपल सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था एंड ये फोटो भी बहुत ही बढ़िया था। इसके बाद लोग इस फोटो को एक दूसरे को भेजने लग जाते हैं एंड लोग श्योर होते हैं कि जो भी इस छोटे से टेंपल को देख सकता है उसे पक्का गॉड से ब्लेसिंग मिलेगी। बट ज्यादातर लोग इस फोटो को नहीं देख पाते हैं एंड उन्हें बस एक ऑर्डिनरी सी ट्री की रूट सी दिखती हैं। पर जो इन लोगों के बीच में स्पिरिट्स होती हैं वो काफी क्लियरली इस छोटे से टेंपल को देख सकती थी। इवन इस टेंपल पे लिखी हुई इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकती थी जहां पर लिखा गया था गॉड लूडो। एंड वो एक दूसरे से ही बात करने लग जाते हैं कि ये गॉड लूडो है कौन है। देन फिर ये सीन यहीं पे कट जाता है एंड हमें हमारे एमसी के थॉट्स दिखाए जाते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैंने स्कूल और उसके आसपास के एरिया को अपने वर्ल्ड में इंस्क्रिप्ट कर लिया है। वो कहता है कि मेरे पास ये एबिलिटी है तो मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब जाऊंगा, तो तब तक के लिए मुझे इसी का इस्तेमाल करके इस दुनिया में रहना पड़ेगा। वो इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है बट तभी वो लाइट के द्वारा कवर कर दिया जाता है एंड एक दूसरी ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड इस दुनिया में वो बस एक छोटे से टेम्पल को देख पा रहा होता है जो कि उसे बुला रहा होता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी ये आवाज़ सुनने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं गवाता और जिस छोटे से टेम्पल से उसे ये आवाज़ आ रही होती है ये उसकी तरफ भाग जाता है। अब वो उस पेड़ के सामने पहुंचता है जहां पर वो छोटा सा टेम्पल होता है। वहां पर वो दो स्क्विरल्स को देखता है और इन दोनों गिलहरियों में से एक तो बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही होती है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी इन्हें देखने के बाद मन ही मन सोचता है कि क्या ये भी इस टेम्पल को देख सकते हैं। एंड देन फिर वो अब समझ जाता है कि इन दोनों स्क्विरल में से एक इस टेम्पल को वर्शिप करता है एंड एक बहुत ही बुरी हालत में है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी बिल्कुल भी समय नहीं गवाता है एंड इस इंजर्ड स्क्विरल को अपने हाथों में ले लेता है। एंड देन फिर वो इसको स्कूल नर्स के पास ले जाता है ताकि वो इसे किसी तरह हील कर पाए। हमें बताया जाता है कि स्क्विरल की एक टांग इंजर्ड थी पर यह इंजरी उसकी हेल्थ के लिए कुछ ज्यादा बुरी नहीं थी, इसीलिए उसको डॉक्टर पेन किलर्स देती हैं एंड ड्रेसिंग करने के बाद उसे घर भेज देती हैं। हम देखते हैं कि ये स्कूल नर्स या डॉक्टर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होती हैं ये जानकर कि हमारा एमसी एनिमल से इतना ज्यादा प्यार करता है। वो सुशी से कहती है कि स्क्विरल को एक शांत सी जगह पे जाकर छोड़ दो ताकि उसे इस ट्रॉमा से निकलने में मदद हो। पर जैसे ही हमारा एमसी और ये स्क्विरल इस पेड़ के सामने पहुंचती हैं तो दूसरी स्क्विरल काफी ही ज्यादा परेशान होती है। अब हम देखते हैं कि हमारा एमसी काफी जेंटली स्क्विरल को नीचे रखता है एंड दूसरी स्क्विरल को काम डाउन करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि डॉक्टर ने बताया है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद ये स्क्विरल हमारे एमसी को एक कॉर्न एज ए थैंक यू गिफ्ट के तौर पे देती है। ये लेने के बाद हमारा एमसी सोचता है कि कितना स्ट्रेंज थैंक यू है। एंड देन फिर वो मनी मन कहता है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने साफ देखा था कि ये स्क्विरल इस टेम्पल को पूज रही थी, पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। देन फिर इसी के साथ जैसे ही हमारा एमसी अपने स्कूल में आता है तो वो स्कूल कॉरिडोर में एक बहुत ही बड़े कमोशन को देखता है। वो देखता है कि कहीं सारे लड़के मीको के आसपास होते हैं एंड किसी तरह की पर्ची को मीको की हाथ में पकड़ी एक बकेट में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो देख पाता है कि इन लड़कों में हमारा अर्जुन भी होता है। हम देखते हैं कि वो बहुत जोर से चिल्लाता है एंड इन लोगों को साइड कर एंड अपने पेपर को इस बास्केट में डालने की कोशिश करता है, बट उसका ये अटेम्प्ट कामयाब नहीं होता है। तो और बाकी के लड़के इसकी इन हरकतों से परेशान हो जाते हैं एंड गुस्सा हो जाते हैं एंड इसको पीटने लग जाते हैं। सुशी जुन को अप्रोच करता है एंड उससे पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके जवाब में हमारा जुन हमारे एमसी को बताता है कि ये सब लोग अपने नाम इस बकेट में डाल रहे हैं ताकि वो मीको की बहन से ये जान पाए कि वो लव में कितने लकी हैं। एंड देन फिर अब हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इकिबाना फैमिली से आती है और ये लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है, ब्यूटीफुल है एंड इसका काफी अच्छा बिहेवियर भी है और यही है मीको की सिस्टर। और ये लड़की स्कूल के सभी लड़कों की ड्रीम गर्ल है और इसीलिए इसका निक नेम है कैलन फ्लावर। ये सब सुनने के बाद सूची हमारे जुन से पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये सब लोग उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ब्यूटीफुल कहते हैं एंड सभी उसे एक गॉडेस की तरह ट्रीट करते हैं। ये सुनने के बाद जुन हमारे एमसी को कहता है कि तुम्हें पता है 6 से 7 लोगों ने उसे प्रपोज किया था बट स्टिल उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जुन हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं सुनना चाहता कि तुम स्टिल अभी उस सानिया को लाइक करते हो। बट सडनली वो लाइट फिर से हमारे एमसी के ऊपर अपीयर हो जाती है एंड हमारा एमसी फिर से उन आवाजों को सुनने लग जाता है और ये आवाज ऐसी होती है जैसे एक बिल्ली रो रही होती है। सुनने के बाद हमारा एमसी बिना कोई समय गवाए उस टेम्पल की तरफ भाग जाता है। हम देखते हैं कि ये कैट इस टेम्पल के सामने म्याऊं म्याऊं कर रही होती है बिकॉज ये बहुत ज्यादा हंग्री होती है एंड टेम्पल के सामने प्रे कर रही होती है कि उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए। हम देखते हैं कि हमारा एमसी से खाने के लिए देता है एंड कुछ हद तक काफी ज्यादा
डिसअपॉइंटेड होता है। सुशी इसे देखने के बाद कहता है कि ये शायद एक पालतू बिल्ली है जो कि शायद खो चुकी है, जिस कारण इसने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए इतनी ज्यादा भूखी होगी है। एंड फिर वो अब डिसाइड करता है कि वो एक एड लिखेगा ताकि इस कैट को उसका ओनर मिल पाए। ये सब सुनने के बाद जुन उससे पूछता है कि तुम इस बिल्ली के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। जिसके बाद जुन हमारे एमसी को एक लेटेस्ट न्यूज दिखाता है जिसमें उसी लूडो गॉड की बात हो रही होती है। हमारा एमसी इसकी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा होता है एंड इसका फोन पकड़ के खुद ही देखने लग जाता है। जुन एमसी को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये पेड़ सेम टू सेम वैसा ही पेड़ है जो कि हमारे स्कूल यार्ड में लगा हुआ है। ये सब देखने के बाद हमारा एमसी तुरंत ही समझ जाता है एंड फिर वो मनी मन कहता है कि मैं समझ गया कि इसे देखने वाले लोग कौन है। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं बट तभी अचानक ही ये लड़की बीच में आ जाती है और ये लड़की और कोई नहीं वही स्कूल ब्यूटी है जिसके बारे में पहले जुन बात कर रहा था। ये लड़की हमारे एमसी के अनाउंसमेंट को देखने के बाद यहाँ पर आई है। हम देखते हैं कि ये लड़की इस कैट को पेट करने लग जाती है एंड इस बिल्ली को भी ये लड़की पसंद आ जाती है एंड मैं आगे से इस लड़की को साउरी करके बुलाऊंगा। सुशी ये देखने के बाद साउरी को कहता है कि मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई कि साउरी को भी बिल्लियां काफी पसंद है। मैं होप कर रहा था कि ऐसा हो सके कि साउरी इस किटन को शेल्टर दे दे यानी अडॉप्ट कर ले। बट दूसरी तरफ हम जुन को देखते हैं जो कि साउरी को देखकर बावड़ा बन जाता है एंड उसकी तरफ कूद जाता है एंड उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें भी मेरी तरह बिल्लियां पसंद हैं। इसके जवाब में साउरी कहती है कि हाँ मुझे बिल्लियां सच में बहुत ज्यादा पसंद है बट अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर को बिल्लियों से एलर्जी है इसलिए मैं इसे घर नहीं ले जा सकती। सुनने के बाद जुन साउरी को ये सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम दोनों एक कैट कैफे में जाएं जहां पर हम बिल्लियों को बेझिझक पेट कर सकते हैं। ये सब देखने के बाद सूची मनी मन कहता है कि यार एक इंसान कितना जल्दी बदल सकता है। इस लड़की की तो बातें बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी हैं बट आगे हमें हमारा एमसी बताता है कि सच कहूं तो ये साउरी ना तो इस कैट में इंटरेस्टेड है ना तो इस जुन में इंटरेस्टेड है क्योंकि वो एक स्पिरिट है जो कि एक विक्टिम को ढूंढ रही है। ये सब देखने के बाद हमारा एमसी मनी मन कहता है देखो तो सही इवन स्कूल की ब्यूटी क्वीन भी एक स्पिरिट है। मुझे आगे से और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा एंड बेमतलब में रिलैक्स नहीं हो सकता मैं। देन इसी के साथ रात हो जाती है। हमारा एमसी फिर से घर आता है एंड सो जाता है। इस बार फिर से हमारे एमसी को सेम ही सपना आता है जहां पर वो सेम स्मॉल टेंपल को देख पाता है और इस टाइम ऐसा लग रहा होता है ये टेंपल हमारे एमसी के साथ एक धागे के द्वारा कनेक्टेड है। उसे समझ आता है कि ये टेंपल उसी का है एंड उसी ने इसे क्रिएट किया है इसलिए ये उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। इस बार वो और भी ज्यादा डेप्थ में होता है। वो मनी मन कहता है कि ओशियन ये टेंपल इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है बट देन इससे पहले कि हम कुछ जान पाते ये सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड देन अगले ही सीन में हमें बताया जाता है कि कहीं साल पहले 3 घोस्ट इस दुनिया की वेस्ट साइड से जहाजों के थ्रू छुप करके इस शहर में आए थे और उस समय किसी को उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और फिर समय के साथ साथ वो और ग्रो होने लगे यानी 3 घोस्ट कहीं सारे घोस्ट में बदल गए। जैसे जैसे हम लोग डेवलप्ड होते गए वो भी हमारे साथ डेवलप्ड होते गए एंड धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रांग होते गए और अब वो समुद्र की गहराई में रहते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता है। हम देखते हैं कि ये कहानी एक मंक अपने डिसाइपल को बता रहा होता है जिसका नाम होता है अबॉट। अबॉट आगे इस मंक से पूछता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। इसके जवाब में मंक कहता है कि कभी नहीं, वो नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने हमारी दुनिया के साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट खो दिया है। एंड देन फिर से ये सीन यहीं पे कट जाता है एंड अगला सीन हमें सूची का दिखाया जाता है जो कि अब जाग चुका होता है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि आसमान में एक बहुत बड़ी सी पिक्चर दिख रही है और ये और कुछ नहीं एक बहुत बड़ी स्टोन स्पिरिट होती है जिसका नाम होता है हेलो एंजल। हमारा एमसी जल्दी से अपने कपड़े पहनता है एंड बाहर आता है ताकि वो अच्छे से इसको देख पाए। वो ये देखकर काफी ही ज्यादा अमेज्ड होता है। वो इसकी तरफ से अपनी आंखें हटा ही नहीं पाता है। वो कहता है ये अचानक ही कहीं से प्रकट हो चुके हैं एंड ये हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से तो बिल्कुल ही परे हैं। वो कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इस तरह की किसी चीज को देख सकता हूँ। वो कहता है कि ये बाकी स्पिरिट से तो बिल्कुल ही अलग है, ये बहुत ही अनयूजुअल स्पिरिट है। वो मनी मन सोचता है कि इस बार मैंने सपने में पहले से कहीं ज्यादा चीजें देखी हैं, क्या ये उस सब से रिलेटेड हो सकता है। एंड देन फिर अगला सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहां पर हमारे एमसी की आखिरी क्लास की घंटी बज जाती है। एंड देन फिर अब हमें इन दोनों फ्रेंड्स का सीन दिखाया जाता है जो हमारे एमसी से पूछता है कि स्कूल के बाद तुम्हारा क्या प्लान है और क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चल सकते हो। इसके जवाब में हमारा एमसी कहता है नहीं, मेरा ऑलरेडी एक प्लान है। हमारा एमसी अब एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। वो कहता है कि मैं लॉ फॉर्म में काम कर रहा हूँ एंड वहां पे हर चीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जुनून से पूछता है कि यार एक ही दिन की तो बात है, अगर तुम एक दिन मिस कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा।
जाएगा। तुम्हें वहां पर काम करते 1 साल हो गया है, एक छुट्टी तो बनती है यार। बट देन आगे हमारा सुशी इसे एक्सप्लेन करता है कि अंकल डूशन ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है इस जॉब को दिलाने के लिए, तो इसी कारण मैं इस जॉब को नहीं छोड़ सकता हूँ, तो इसलिए मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकता हूँ। हमारा एमसी सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे भागना पड़ेगा वरना मैं लेट हो जाऊंगा। हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी की लॉ फर्म उसके स्कूल के पास में ही है एंड फिर हमारा एमसी टाइम पे किसी तरह इस लॉ फर्म में पहुंच जाता है। एमसी यहाँ काम करते हुए हमें बताता है कि यहाँ का काम कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ना ही मुझे इससे करने में मज़ा आता है, बट इस सब को करने से मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करता हूँ। बट इस जगह पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बस मैं बाकी सब चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ और अपने प्लान्स बना सकता हूँ ताकि मैं सेफ रहूँ। तभी इस लॉ फर्म का एक लॉयर हमारे एमसी को अप्रोच करता है एंड कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की 3 कॉपीज निकालो। एमसी को कहता है थोड़ा जल्दी करना बिकॉज मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। एमसी कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी से इसे कर देता हूँ। फिर अब हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इस लॉयर का नाम है शान जीरान। ये बंदा हमारे एमसी को कहता है कि जब तुम कॉपीज निकाल दोगे तो मेरे डेस्क पे रख के चले जाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी इस कॉन्ट्रैक्ट को उठाता है एंड प्रिंटर मशीन के पास चला जाता है, जहां पर एक और स्पिरिट उसका इंतजार कर रही होती है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा एमसी यहाँ पर कुछ काम करने लग जाता है, स्पिरिट उसका अटेंशन लेने की पूरी कोशिश करने लग जाती है, बट ऐसा होता नहीं है। हमारा एमसी इसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है एंड देन फिर वो खिड़की से बाहर देखने लग जाता है, जहां पर वो बेटिंग लॉ फॉर्म के ऑफिस को देखता है। वह हमें बताता है कि ये लॉ फॉर्म सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। हम देखते हैं कि इस ऑफिस के अंदर कुछ लॉयर्स डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड देन फिर अब हमें एक लॉयर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है बेटन। ये इस सिटी का सबसे बड़ा लॉयर है एंड आज तक एक सिंगल केस नहीं हारा है। हमारा एमसी इनके ऑफिस को देखने के बाद मन ही मन कहता है कि सही बात है, इन जैसा अगर लॉ फॉर्म हमारे साथ होगा तो हमारे यहाँ क्लाइंट्स कैसे आएंगे। नो डाउट हमारा लॉ फॉर्म हमेशा खाली ही पड़ा रहता है। बट तभी उसको पीछे से एक क्लाइंट की आवाज आती है जो कि हमारे एमसी से पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हमारा एमसी उसे अंदर बुलाता है एंड पूछता है कि आपके यहाँ आने का क्या पर्पस है। वो पूछता है कि क्या ये ड्यूशन का ऑफिस है, मेरे को अर्जेंटली एक लॉयर की जरूरत है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उससे पूछता है कि क्या तुम ऑलरेडी बेटन लॉ फॉर्म से होके आए हो और क्या तुमने ऑलरेडी उससे कंसल्टेशन ले ली है। हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि है जोंगसियान। ये बंदा कहता है कि मैं वहां से होके ही आ रहा हूँ एंड उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। ये बंदा कहता है कि उन लोगों ने मुझसे कहा कि ये लॉयर तुम्हारा केस अच्छे से हैंडल कर सकता है क्योंकि ये इन केसेस में काफी एक्सपर्ट है। हमारा एमसी काफी पोलाइटली इस बंदे को कहता है कि आइए यहाँ पर बैठ जाइए एंड थोड़ा इंतजार कीजिए तब तक जब तक आपके लॉयर नहीं आते हैं। एमसी हमें मनी मन बताता है कि ये सामने वाली जो लॉ फर्म है ना, इसमें अगर कोई क्लाइंट ऐसा आता है जिसे वो लेना नहीं चाहते या फिर ऐसा केस है जो कि काफी ही होपलेस है, तो वो उन क्लाइंट्स को हमारे लॉ फर्म में भेज देते हैं। और एमसी मनी मन कहता है कि उस ब्रिलियंट लॉयर को इसका केस सच में पसंद नहीं आया क्या। बट ये सब सोचते हुए हमारा एमसी खुद ही को कहता है कि पहले मुझे लॉयर को बुला लेना चाहिए, जिसके बाद वो अपने लॉयर को बुलाने चले जाता है। बट इससे पहले कि वो सच में यहाँ से निकल पाता, ये बंदा चिल्ला देता है कि मुझे एक लॉयर की जरूरत है, किसी ने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया है एंड मैं उस बंदे को स्यू करना चाहता हूँ। हमारा एमसी जल्दी से इसके पास जाता है एंड इसे काम डाउन करने की कोशिश करते हुए कहता है कि भाई चुप हो जा, प्लीज आप चिल्लाना बंद कीजिए क्योंकि ये एक वर्किंग एरिया है, इस जगह पर साइलेंस मेंटेन करना मैंडेटरी है, तो इसलिए आप चिल्लाना बंद कीजिए। तभी लॉयर डूशन, जिसको ये बंदा ढूंढते हुए आया था, वो यहाँ पर आ जाता है एंड हमारे एमसी को कहता है कि इस बंदे को मेरे ऑफिस में भेजो, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ एंड हम वहां पर बात करते हैं। एंड देन अगला सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहां पर डूशन यानी ये लॉयर इस बंदे को कहता है कि सारी कहानी मुझे बताओ, जल्दी से जल्दी सारी डिटेल्स भी मुझे बताओ। इसके बाद ये बंदा सारी कहानी लोगों को बताता है एंड इस कहानी की एंडिंग की तरफ पहुंच जाता है। फिर इस कहानी की एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते ये बंदा इन लोगों को बताता है कि मेरी वाइफ को हैंसवांग ब्यूटी हॉस्पिटल में मार दिया गया है और तो और इसे मेडिकल रिपोर्ट में भी कंफर्म किया गया है। देखते हैं कि हमारा एमसी यहाँ पर चाय लेके आता है बट वो एग्जैक्टली हर बात नहीं सुन पाता जो कि क्लाइंट और लॉयर के बीच में हो रही थी। एंड जब हमारा एमसी यहाँ पे होता है तो ये बंदा बात कर रहा होता है कि ऑपरेशन के दौरान उन डॉक्टर्स ने मेरी वाइफ को कुछ गलत तरह का ड्रग दे दिया था, उसी कारण उसकी मौत हो गई। सुशी तभी इस टेबल पे रखे हुए एक डॉक्यूमेंट को देखता है। इस डॉक्यूमेंट में एक स्पेशल तरह के ड्रग के बारे में लिखा होता है जिससे पेशेंट की बॉडी में एलर्जी रिएक्शन फैल जाता है और इसी कारण मौत हो जाती है। ये लॉयर यानी ड्यूशन इस बंदे से पूछता है कि जब तुम वहाँ हॉस्पिटल में थे, उस क्लिनिक में थे, तो उन्होंने उस टाइम तुम्हें क्या करने के लिए कहा था। इसके जवाब में ये बंदा कहता है कि उन लोगों ने कहा था कि तुम एक रिलीज एग्रीमेंट पे साइन कर दो। एंड देन आगे ये बंदा कहता है कि बट मैंने उस एग्रीमेंट को साइन बिल्कुल नहीं किया था एंड मैं उसी के बाद लॉयर्स के पास चला गया। हम देखते हैं कि ये दोनों लॉयर्स इस बंदे के द्वारा लाए गए एक कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। ये लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद कहते हैं कि ये तो काफी स्ट्रिक्ट और लीगल दिख रहा है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी लीगल चीज नहीं है। अब
इसी कारण हमारे क्लाइंट के राइट्स को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हमारा एमसी इस बंदे को देखने के बाद मन ही मन कहता है कि इस क्लाइंट के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। बंदा कहता है कि मैं अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं और मेरे बच्चे अब फ्यूचर में उसके बिना कैसे रहेंगे। फिर वो आगे मिस्टर डू यानी लॉयर से गुहार लगाता है कि प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ये सब सुनने के बाद डूशन उसे सांत्वना देता है और कहता है कि आप टेंशन मत कीजिए, इमोशनल होने से आपके केस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा, आपको कोल्ड माइंडेड बनना पड़ेगा, तभी जाकर हम कुछ चेंज कर सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर डू कहते हैं तो क्यों ना अब हम अपना कमीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, यानी अब हमारा ये क्लाइंट लॉयर को हायर करने वाला है वो वाला कॉन्ट्रैक्ट। जिसके बाद हम इमीडिएटली काम के ऊपर लग जाएंगे, जिसपे ये बंदा यानी ये क्लाइंट मान जाता है। साइन करते समय इस बंदे की हम शक्ल देख ही सकते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है, बट स्टिल ये लॉयर उसे सांत्वना देता है एंड हिम्मत देता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। काम खत्म होने के बाद एमसी और उसके अंकल दोनों गाड़ी में निकल जाते हैं इस क्लिनिक की ओर ताकि वो कुछ सबूत इकट्ठा कर पाएं। अब यही लोग हैं जो कि इस बंदे की मदद कर सकते हैं जो कि जिंदगी जीने का मतलब ही भूल चुका है बस कुछ पागल डॉक्टर्स के कारण। एंड ऑफ कोर्स इन लोगों के अपने प्लान्स भी होते हैं। इन लोगों का ये प्लान होता है कि ये केस जीतने के बाद ये न्यूज में डालेंगे। हमारा एमसी अभी भी काफी ज्यादा ख्यालों में खोया होता है। वो कहता है उस ब्रिलियंट लॉयर ने कैसे इस केस को छोड़ दिया और उसने क्यों इसे हमारी तरफ भेज दिया, इससे तो उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। हमारे एमसी की यह सब बातें सुनने के बाद लॉयर डू कहता है कि ऐसा हो सकता है कि इस क्लिनिक के पीछे कोई ऐसा बंदा है जिसे कोई भिड़ना नहीं चाहता है, इसी कारण हमें अपने पास सेल्फ डिफेंस की इक्विपमेंट रखने चाहिए, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यह सब सुनने के बाद हमारा सूची डर जाता है एंड कहता है कि क्या वहां पे गैंगस्टर्स हैं, क्या हॉस्पिटल्स में गैंगस्टर क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर डू हमारे एमसी को शांत करते हैं, कहते हैं कि अगर तो उन लोगों ने तुमको हाथ भी लगाया तो मैं उन लोगों पे बहुत बुरा पेश आऊंगा। फिर कुछ ही देर बाद ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, यानी उसी क्लिनिक पे पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें एविडेंस मिलेंगे। हम देखते हैं कि ये लोग वहां पे ज्यादा देर नहीं रुकते क्योंकि जो भी इस हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो केस की बात करने के लिए बाहर ही नहीं आते हैं एंड अपने आप को इस सब में इन्वॉल्व होने से बिल्कुल ही मना कर देते हैं और इसी तरह इनका फर्स्ट अटेम्प्ट एविडेंस ढूंढने का फेल हो जाता है। हम देखते हैं कि मिस्टर डू कहीं सारी रिक्वेस्ट करते हैं बट इस हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज हर चीज के लिए नकार देते हैं एंड हर चीज करने से मना कर देते हैं और इसी के साथ इन लोगों को वो वीडियो भी नहीं दिखाई जाती जिसमें उस ऑपरेशन को रिकॉर्ड किया गया था। इवन तो हमारा सूची एक लॉयर नहीं है बट वो स्टिल ये समझ जाता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट केस होने वाला है और इसे डील करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एंड देन फिर मन ही मन कहता है बट स्टिल इन लोगों के साथ टाइम बिताना ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू स्पिरिट्स के साथ टाइम बिताने से। बट देन आगे हमारे एमसी के कहीं सारे स्पिरिट्स होती हैं एंड हमारा एमसी बोलता है बट स्टिल इस हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पिरिट्स नहीं है, यहाँ पर जितने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं उनसे भी ज्यादा यहाँ पे स्पिरिट्स हैं। बट अब हमारा एमसी ट्रेंड हो चुका है एंड उसे पता है कि इनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनना है एंड इन्हें बिल्कुल ही इग्नोर करना है। इसके बाद अब हम इन्हें लिफ्ट में देखते हैं एंड हमारा एमसी और ये मिस्टर डू इस केस के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एंड हमारा एमसी इनसे पूछता है कि क्या हम सच में इस केस को जीत भी सकते हैं। इसके जवाब में लॉयर डू कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम क्लाइंट की फैमिली के बारे में ये पोस्ट करें कि कितनी ज्यादा ही हैप्पी फैमिली थी और एक दिन अचानक कुछ पागल डॉक्टर्स के कारण की पूरी फैमिली उजड़ गई। ये प्लान करते हैं कि ये पूरी कम्युनिटी यहाँ के सारे लोगों को इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट कर देंगे ताकि कोई भी यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए ना आए एंड सबको ऐसा लगे कि ये हॉस्पिटल उन्हें मार देगा एंड इस तरह ये इस हॉस्पिटल को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। बट ये सब करने से पहले ये लोग क्लाइंट की फैमिली को जाकर विजिट करना चाहते हैं, जिसके बाद वो सच में इस क्लाइंट के हाउस पे पहुंच जाते हैं कि वो इस हॉस्पिटल से पास में ही होता है। हम देखते हैं कि ये लोग इस क्लाइंट के घर पे नॉक करते हैं एंड ये बंदा दरवाजा खोलता है एंड ये लोग देखते हैं कि उनके सामने क्लाइंट और उसका छोटा बेटा है जो कि खुश तो नहीं दिख रहे होते हैं। ये बंदा अपने बच्चे को दूसरे रूम में भेज देता है ताकि ये लोग आराम से बात कर सकें। हम देखते हैं जैसे ये लड़का अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो सूची देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक सी स्पिरिट होती है और ये मंजर देखने के बाद हमारा एमसी भी डर जाता है। उसके बाद ये छोटा बच्चा गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि मिस्टर डू अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो इस क्लाइंट से कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ बट हमें आपकी फैमिली की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली आपकी वाइफ की हेल्थ इन्फॉर्मेशन। आई नो ये आपके लिए बहुत ही बुरी सिचुएशन है बट आपको ये करना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद ये बंदा यानी ये क्लाइंट सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि डॉक्टर मांग रहा था वो उन्हें दे देता है। वो कहता है कि आप बस मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। एंड देन कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है एंड बात पहुंचती है हमारे क्लाइंट की वाइफ की क्रॉनिक डिजीजेस पे, जिसपे ये क्लाइंट कहता है कि ऐसी कोई डिजीज मेरी वाइफ को थी ही नहीं। अब हम देख पाते हैं कि ये लॉयर और ये क्लाइंट बात कर ही रहे होते हैं बट हमारा एमसी काफी ज्यादा बेचैन हो ही जा रहा होता है। वो कहता है कि उस खतरनाक मॉन्स्टर के साथ वो छोटा
बच्चा अभी भी अंदर ही है। वो मनी मन कहता है कि वो उस कमरे में अकेला है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो स्पिरिट कितनी ज्यादा डेंजरस है। वो मनी मन सोचता है कि ये स्पिरिट शायद मिस्टर गू जैसी हो सकती है, और ये मिस्टर गू वही बंदा है जो कि हमारे एमसी की गेम के टाइम पे वहां पर प्रेजेंट था, एंड बाद में हमारे एमसी ने उसे मुक्त करवा दिया था। हमारा एमसी मनी मन कहता है कि शायद अगर मैं इस घोस्ट की लास्ट विश को पूरा कर पाऊं तो ये यहाँ से चली जाएगी, यानी इसको मुक्ति मिल जाएगी। एंड देन फिर अब हमारा एमसी मन बना लेता है कि वो इस फैमिली की मदद करने के लिए इस घोस्ट की विश को पूरा करेगा। तभी हमारा एमसी यहाँ से उठते हुए इन लोगों को कहता है कि आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं बच्चे के रूम से होके आता हूँ। और फिर वो मनी मन कह रहा होता है कि क्या पता वहां जाने के बाद मुझे कुछ इस पीरियड की लास्ट विश के बारे में पता चल सके। हम देखते हैं कि हमारा एमसी इस बच्चे के रूम में आ जाता है, एंड एज यूजुअल बाकी की स्पिरिट्स की तरह ही ये स्पिरिट भी हमारे एमसी को डराने की कोशिश करती है। बट फिर हमारा एमसी एज यूजुअल इस घोस्ट को पूरी तरह इग्नोर कर देता है, और फिर वो इस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले पाए, बट ये बच्चा उससे बात करने से ही मना कर देता है। बट अब हम अपने एमसी को देख सकते हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो उस घोस्ट की तरफ ना देखे, बट वो फिर भी अभी भी बहुत ही ज्यादा इस घोस्ट को लेके, स्पिरिट को लेके काफी ज्यादा क्यूरियस होता है। वो नोटिस करता है कि ये घोस्ट हमेशा अपने हाथ में एक लिपस्टिक रखता है, या फिर हम कह सकते हैं रखती है। हम देखते हैं कि ये स्पिरिट इसी लिपस्टिक से अपने फेस पे कुछ बनाने लग जाती है, एंड ये सच में बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिख रहा होता है। हमारा सूची ये सब देखने के बाद समझ जाता है कि ये स्पिरिट इस लिपस्टिक के साथ ऑब्सेस्ड है। ऐसा लगता है कि ये स्पिरिट ब्यूटी के साथ ऑब्सेस्ड है। सूची स्पिरिट के ऑब्सेशंस देखने के बाद मनी मन कहता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्या मैं इसे एक नया फेस दे सकता हूँ। एंड अगेन हमारे एमसी इस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, बट अगेन ये बच्चा बात करने से मना कर देता है, उसका कोई बात करने में इंटरेस्ट होता ही नहीं है। और फिर अब हम देखते हैं कि ये बच्चा समुद्र को ड्रॉ कर रहा होता है। उसे इसे ड्रॉ करता देख हमारा एमसी उससे पूछता है तुम्हें समुद्र पसंद है। इसके जवाब में ये बच्चा कहता है मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। बट फिर वो आगे कहता है कि मेरे मॉम डैड ने प्रॉमिस किया था कि हम सी देखने चलेंगे, बट अब मेरे फादर ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे नहीं जा पाएंगे बिकॉज यहाँ पे मॉम नहीं है। इसकी ये सब बातें सुनने के बाद सूची समझ जाता है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही रिजर्व्ड है, तो इससे बात करके कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। और फिर इसी के बाद हमारा एमसी कुछ और क्लूज के लिए इस रूम को अच्छे से ताड़ने लग जाता है। और फिर इस रूम को देखते देखते वो ये देख पाता है कि इस बेड पे समुद्र की कई सारी फोटोज हैं, शायद ये वही जगह है जहाँ पर इस बच्चे का जाने का प्लान था। फिर सूची उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम यहीं पे जाने वाले थे। इसके जवाब में ये बच्चा कहता है कि हाँ डैड का प्लान था यहाँ जाने के लिए, एंड उन्होंने तो इसे साइन भी कर दिया था, बट मॉम ने इसको साइन नहीं किया था। हम देखते हैं कि इस बच्चे की ये बात सुनने के बाद ये स्पिरिट अपने फेस पे जो ये लिपस्टिक से चित्रकारियां बना रही होती है वो उसे रोक देती है। ये सब हमारा एमसी भी नोटिस कर लेता है, एंड देन फिर अगले ही सीन में ये स्पिरिट पागल होने लग जाती है एंड चिल्लाने लग जाती है कि उस पे साइन करो, उस पे साइन करो। स्पिरिट को ऐसा रिएक्ट करते देख हमारा एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है, एंड मनी मन कहने लग जाता है कि ये कहना क्या चाहती है, क्या उसका ऑब्सेशन ये है कि वो उसे साइन करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है एंड कड़ियां जोड़ने लग जाता है। फिर वो मनी मन कहता है कि इसे साइन करने के लिए कह रही है, एक ट्रैवलिंग प्लान को साइन करने के लिए कह रही है। जिसके बाद वो इन सारी कड़ियों को जोड़ता है एंड फिर वो कंक्लूजन पे आता है कि ये ट्रैवलिंग इंश्योरेंस की बात कर रही है। ये समझने के बाद हमारा एमसी तुरंत ही यहाँ से चला जाता है एंड इस बच्चे को कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है। एंड फिर वो बाहर आने के बाद कहता है कि मुझे आपकी वाइफ का ट्रैवलिंग इंश्योरेंस दिखाओ। हम देखते हैं कि हमारे एमसी की ये रिक्वेस्ट सुनने के बाद ये लॉयर और ये बंदा दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और फिर सीन यहीं पे कट जाता है एंड हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब हम इस ब्रिलियंट लॉयर जिसका नाम बेई टैंग है उसको देख पाते हैं। उसके पास क्लाइंट आए होते हैं ये कहते हुए कि हमारी मदद कर दीजिए, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें एक क्लाइंट की बीवी ऑपरेशन के दौरान ही मर गई थी। ये सुनने के बाद बेई टैंग कहता है कि समझ गया, बट इसमें आपको कहीं सारे पैसे लगने वाले हैं। हम देखते हैं कि इस बंदे यानी इस लॉयर की बात सुनने के बाद ये लोग मान जाते हैं एंड पैसा देने के लिए भी बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये लॉयर इन लोगों को एक कहानी सुनाता है एक ऑफिस वर्कर की जो कि अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है एंड एक दिन डिसाइड करता है कि वो सब कुछ बदल देगा। और फिर जब वो व्यक्ति एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है तो वो लोग शादी कर लेते हैं एंड एक बच्चे को भी जन्म देते हैं जिसे वो काफी प्यार से पालते हैं। दूसरों की नजर में तो वो एक आइडियल फैमिली थी, पर ये सब उस दिन खत्म हो गया जब उस वाइफ ने एक ब्यूटी क्लिनिक में अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया और फिर उसने उस ब्यूटी क्लिनिक, डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ सब पे केस कर दिया। जिसके बाद ये खबर मीडिया में फैल गई, जिसके बाद उसे कई सारे लोगों की सिंपैथी भी मिली। और फिर ये सब होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने उसे कहीं सारा पैसा दिया, जिसके बाद उस व्यक्ति की जिंदगी फिर से बढ़िया हो गई। एंड देन फिर ये लॉयर आगे इन लोगों से कहता है ये सब सुन के तुम्हें कुछ याद आ रहा है। हम देखते हैं कि इस लॉयर की ये सब बातें सुनने के बाद ये विजिटर्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं जोंगशांग क्या इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने के लिए ये सब कर रहा है, और ये जोंगशांग और कोई नहीं वही क्लाइंट है जो कि हमारे एमसी की लॉ फॉर्म में गया था, यानी जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ये सुनने के बाद लॉयर बे कहता है मैंने तो बस आपको एक कहानी सुनाई है, और क्या ये सच है या नहीं ये तुम पे है, तुम्हें इस पे भरोसा करना
करना है, तुम्हें इसे सच मानना है या नहीं। एंड देन हम यहाँ इस कन्वर्सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करते हैं कि इस लॉयर बॉय के हाथ में जो घड़ी है उसमें दो आंखें बनी हुई हैं, यानी इस लॉयर बॉय का भी कोई ना कोई कनेक्शन तो है इन स्पिरिट्स के साथ। और फिर अब हम ये भी देख पाते हैं कि ये लॉयर बॉय किसी तरह का पावर्स का इस्तेमाल कर कर इन लोगों को काइंड ऑफ कंट्रोल कर पा रहा होता है एंड इनकी सारी इंफॉर्मेशन साफ देख पा रहा होता है। एंड देन फिर ये लॉयर इन लोगों को कहता है बट जो भी हो मैं तुम लोगों को, बट जो भी होगा मैं सच को सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर सीन हमें फिर से लॉयर डू और हमारे सूची का दिखाया जाता है जो कि अब अपने घर की तरफ निकल चुके होते हैं। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि जब हमारे एमसी ने इंश्योरेंस के बारे में उस क्लाइंट को कहा तो उस बंदे ने कोऑपरेट करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। सूची लॉयर से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उस बंदे ने सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए अपनी वाइफ को मरवा दिया। इसके जवाब में ये लॉयर कहता है कि ये तो सिर्फ उसे ही पता होगा। देन सूची मन ही मन कहता है कि अगर तो मैं अपने आप को इस सिचुएशन में रखूं तो ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी होगा। तुम रोज उसी बंदे के साथ सो रहे हो जो तुम्हारे को मारने की प्लानिंग कर रहा है, ये तो स्पिरिट्स के साथ रहने से भी ज्यादा स्कैरी है। और फिर अब हम अपने एमसी के हाथ में उसी लिपस्टिक को देख सकते हैं जो कि उस घोस्ट ने पकड़ी हुई थी। एंड देन फिर अगला सीन हमें एमसी के घर का दिखाया जाता है एंड वो खुद ही में बैठा होता है। वो कहता है कि जैसे ही मैंने उस बंदे यानी उस श्योंग के इंश्योरेंस फ्रॉड को रिवील किया उसी समय उस मेकअप स्पिरिट ने इस लिपस्टिक को नीचे फेंक दिया है और वो वहीं पे गायब हो गई। हम देखते हैं कि हमारा एमसी इस लिपस्टिक को काफी देर से घूर रहा होता है एंड इसको देखकर काफी ज्यादा अभी भी कंफ्यूज्ड होता है। बट तभी अचानक ये लिपस्टिक चमकने लग जाती है। इसे चमकता देख हमारा एमसी सरप्राइज्ड हो जाता है। वो इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। हम देखते हैं कि हमारे एमसी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने उस बुक को हाथ लगाया था उस टाइम भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था। वो कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर दो पावर्स लड़ रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी फोर्स है एंड ये फोर्स अंदर जाकर भिड़ रही है एंड एक दूसरे को अपोज कर रही है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उस दर्द को झेल पाए। बट हम देख पाते हैं कि हमारे एमसी की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा बुरी होती जा रही होती है। फिर देन कुछ ही देर बाद वो मनी मन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये न्यू फोर्स जीत चुकी है। बट तभी अचानक वो ये फील करता है कि उसका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और इसका हाथ जाकर एक ब्लेड को पकड़ लेता है एंड देन इसका हाथ इस ब्लेड से उसकी उंगली काटने लग जाता है। हमारा एमसी मनी मन कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अपनी बॉडी पे पूरी तरह कंट्रोल खो चुका हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई और मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और फिर हम ये देखते हैं कि हमारे एमसी का हाथ उसके मुंह पर उसी के खून से एक बहुत ही बड़ी स्माइल बना देता है। हम देखते हैं कि ये करने के बाद पूरी तरह झन्ना जाता है एंड देन फिर अब हम ये भी देख पाते हैं कि हमारे एमसी के फेस की स्किन धीरे धीरे जलकर नीचे को बिखर रही है और उसकी स्किन उसकी फेस की हड्डियों से बिल्कुल ही अलग हो जा रही है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी इस सबसे बहुत ही ज्यादा पेन में होता है और इस टाइम में हमारा सूची हद से ज्यादा पेन को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। एंड देन फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पेन जा चुका होता है। हम देखते हैं कि हमारा सूची कुछ देर साइलेंस में रहता है एंड देन फिर वो हंसने लग जाता है और फिर वो समझ जाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है एंड वो ये भी समझ जाता है कि वो कैसे इस एबिलिटी को अपने अच्छे के लिए यूज कर सकता है। वो कहता है कि इस सब से मैं एक स्पिरिट बन सकता हूँ, इसे यूज करने के बाद मेरा फेस पूरी तरह पेंटेड हो जाएगा और मैं घोस्ट की एक्सपीरियंस ले लूंगा जिससे मैं इंसान कम मॉन्स्टर ज्यादा बन जाऊंगा। हम देखते हैं कि हमारा एमसी बिल्कुल भी समय नहीं गवाता है एंड वो इस कमरे के बाहर आ जाता है ताकि वो एक्चुअल स्पिरिट्स पे इसका इस्तेमाल कर पाए। जिसके बाद हमारा एमसी इस कमरे से बाहर आता है जहाँ पर उसे एज यूजुअल वही स्पिरिट मिलती है जो कि उसके घर में घूमती रहती है और ये स्पिरिट भी ये नोटिस करती है कि ये सूची नहीं है, ये कोई और है जिसने उसे काफी अच्छे से नोटिस किया है। अपनी न्यू अपीयरेंस में हमारा एमसी ये बिल्कुल नहीं दर्शाता कि जैसे उसने उसे नहीं देखा है, वो क्लियरली स्पिरिट की तरफ देख रहा होता है एंड वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है। हम देखते हैं कि सूची को ऐसा करता देख ये स्पिरिट बिल्कुल भी समय नहीं गवाती है एंड हमारे एमसी पे अटैक करने को कूद जाती है ताकि वो उसे खा पाए। बट देन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैसे ये स्पिरिट प्लान कर रही होती है वैसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा एमसी अपने फेस को एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के फेस में बदल देता है, तो एक बहुत ही टेरिफाइंग मॉन्स्टर दिख रहा होता है। ये सब देखने के बाद ये स्पिरिट हद से ज्यादा डर जाती है एंड जस्ट यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है एंड देन फिर वो समझ जाता है कि वो इस एबिलिटी को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकता है और फिर अब मुझे इन मॉन्स्टर से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, पर अगर तो मैं कभी भी डेंजर सिचुएशन में आ जाता हूँ तो मैं इससे बच सकता हूँ। बट अब हम देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस ज्यादा देर के लिए नहीं रहती है एंड ये धीरे धीरे गायब होने लग जाती है एंड फिर वो इंसान बनने लग जाता है और ये प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है जिससे हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी जब भी अपीयरेंस से हमारी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है तो उसके थॉट्स में सिर्फ पागलपन और ब्लड लस्ट ही होती है, यानी उसकी मन की इच्छा ये होती है कि वो किसी को मार दे और किसी का खून पी ले। बट स्टिल हमारा एमसी इस एबिलिटी को फिर से यूज करता है ताकि वो इसके रिजल्ट्स को अच्छे से जान पाए और स्किल को अच्छे से मास्टर कर पाए। जिसके बाद अगेन वो इस मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है एंड फिर वो मनी मन कहता है कि मैं स्किल को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं स्किल का इस्तेमाल करके
कैसे स्पिरिट से फाइट कर सकता हूँ। कुछ देर इस स्किल को इस्तेमाल करने के बाद हमारा एमसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्किल के बारे में जान जाता है एंड फिर वो इस नोटबुक में इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हुए कहता है कि मैं स्किल का नाम पेंटेड स्किन रखता हूँ और मैं आगे से इसकी सारी इंफॉर्मेशन इस नोटबुक में लिखता रहूंगा। वो कहता है कि इस स्किल को इस्तेमाल करने के बाद मैं लगभग 20 सेकंड के लिए घोस्ट बन सकता हूँ और जितनी ज्यादा देर में स्पिरिट के कांटेक्ट में हूंगा उतनी ज्यादा देर इसका इफेक्ट रहेगा। वो कहता है कि स्किल को 3 बार इस्तेमाल करने के बाद जब मैं वापस नॉर्मल बना, जब मैं ह्यूमन फॉर्म में वापस आया, तो मुझे बहुत ज्यादा समय लगा अपने दिमाग को शांत करने में और अपना माइंड सही करने में। जिसके बाद वो कहता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और फिर अब हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सो जाता है एंड देन अगेन फिर से वो उसी सपने में चला जाता है जहां पर वो समुद्र की गहराई में डूब रहा होता है एंड इस समय तो वो और भी ज्यादा गहरा होता है एंड देन फिर वो अब ये रियलाइज करता है कि उस स्कूल टेम्पल के आसपास जितने भी छोटे छोटे क्रीचर्स हैं वो सब हमारे एमसी के साथ अब एक थ्रेड के द्वारा कनेक्ट हो चुके हैं एंड देन फिर वो ये रियलाइज करता है कि पहले वो 200 मीटर से नीचे नहीं जा पा रहा था बट अब वो उससे भी नीचे जा पा रहा है एंड इस बार तो अब हमारा एमसी अपनी बॉडी को भी इस जगह पर कंट्रोल कर पा रहा होता है एंड तभी वो कुछ देख लेता है और ये चीज एक अजीब सी आंख जैसी होती है। हमारे एमसी से देखने के बाद काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है एंड इसकी तरफ तैर कर बढ़ जाता है। हमारे एमसी को पहले तो ये एक आंख दिख रही होती है और जैसे ये इसके पास पहुंचता है ये आंख एक बहुत ही बड़े ऑक्टोपस में बदल जाती है जो कि हमारे एमसी को अपने टेंटिकल से पकड़ लेती है।